चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि विल बी डूइंग द रिवीजन पार्ट ऑफ जनरल मीटिंग चैप्टर दैट वी हैड फिनिश्ड लास्ट वीक। सो आप सब लोग आई बिलीव रिवाइज करके आए होंगे इस चैप्टर को। चलिए वो मुझे समझ में आएगा कौन रिवाइज करके आया है कौन नहीं करके आया है। चलिए सो एनीवे वी वुड बिगिन विद द रिवीजन पार्ट। तो सबसे पहले बच्चों जनरल मीटिंग जो शुरू होता है सेक्शन नंबर 96 से, इट गोज टिल सेक्शन नंबर, यस इट बिगिंस फ्रॉम 96, इट गोज टिल 122। इसके साथ में कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड नंबर 2 और रेगुलेशन नंबर 42 से लेके 59, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 42 से लेके 59 का टेबल एफ के रेगुलेशंस। ठीक है, सो ये सारी प्रोविजंस, ये सारे रेगुलेशंस अपने को पढ़ने का है। कहां पर? जनरल मीटिंग में। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहे नया सिलेबस देख लें या फिर जो अपना एग्जिस्टिंग सिलेबस है आप वो देख लें, कम से कम 15 मार्क्स का यहां से आता है। ठीक है, सो एटलीस्ट 15 मार्क्स क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, नाउ सो सबसे पहले व्हेनेवर वी से जनरल मीटिंग, बच्चों जब भी मैं आपसे कहता हूं जनरल मीटिंग शब्द का मतलब क्या होता है? वेरी नाइस, इट इज अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स और एनी क्लास ऑफ देम। शेयर होल्डर्स के किसी क्लास की मीटिंग को हम क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग कहते हैं। नाउ गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। नाउ प्लीज हियर, अब जनरल मीटिंग में जब सबसे पहली मीटिंग की चर्चा हो तो इट इज व्हाट बेटा? इस मीटिंग को हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, नाउ कम टू सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ओपीसी को छोड़कर हर कंपनी को, ओपीसी को छोड़ दो तो उसके अलावा हर एक कंपनी को हर साल का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में क्या करना है बच्चों? एजीएम करनी है। और 2 मीटिंग्स के बीच में, 2 एजीएम्स के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है दैट इज फॉर 15 डेज। यस और नो बच्चों? 15 मंथ्स, आई एम सॉरी, कितना हो सकता है? 15 मंथ्स। नाउ फर्स्ट एजीएम कब होती है बच्चों? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 मंथ्स के अंदर। एंड फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? एग्जैक्टली बच्चों, अगर आप फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन देखें 241 में, 2 क्लॉज 41 में, मत वो ऑन मत कर, जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप 2 क्लॉज 41 में फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन देखें तो ये बोलता है कि अगर आप किसी वर्ष, आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यस और नो बच्चों? तो आपकी जो फर्स्ट एजीएम होती है वो कब होती है बच्चों? within 9 months from the close of the first financial year. Now what proviso 2 has to say? अगर कंपनी ने क्या कर ली बच्चों? कंपनी ने अगर अपनी पहली एजीएम कब की है? 9 मंथ्स के अंदर। जैसे मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मान लो 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, 1 जनवरी 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 2024। यस और नो? तो कंपनी अपनी एजीएम 9 मंथ्स के अंदर कर सकती है, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी अपनी फर्स्ट एजीएम कर सकती है, हाँ या ना? सो बच्चों अगर कंपनी ने अपनी फर्स्ट एजीएम यहां पे कर ली तो ये जो एजीएम है ये 2023 की एजीएम को, इसको 2023 की भी एजीएम माना जाएगा और 2024 की भी एजीएम माना जाएगा। यस और नो बच्चों? ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद बच्चों नाउ अदर एजीएम्स टू बी हेल्ड कितने दिन के अंदर बच्चों? तो बच्चों याद रखिएगा, फर्स्ट एजीएम is within 9 months from the close of the first financial year.
सब्सिक्वेंट जो एजीएम्स हैं, सब्सिक्वेंट जो एजीएम्स हैं वो कब होंगी? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एजीएम। हम यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि विच एवर इज अर्लियर के थ्रू आप जाओगे तो 15 महीने और 6 महीने आप दोनों कंडीशंस को क्या कर सकते हो? एक साथ फुलफिल कर सकते हो। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम्स, कौन सी एजीएम के लिए बच्चों? सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में आप अगर मान लीजिए एजीएम जो है सब्सिक्वेंट मतलब फर्स्ट के अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी एजीएम है, अगर 15 महीने या 6 महीने विच एवर इज अर्लियर में आप नहीं कर पा रहे हो तो ये जो पीरियड है 15 महीने और 6 महीने विच एवर इज अर्लियर का पीरियड खत्म होने के पहले आप क्या कर सकते हो? आरओसी को अप्लाई कर सकते हो। आरओसी को अप्लाई कर सकते हो। कौन से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, सो यू कैन डायरेक्टली आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिख सकते हो आरओसी को। और अगर आपके एप्लीकेशन में स्पेशल रीजन है, क्या है? और आरओसी भी सेटिस्फाइड है कि आपके पास क्या है बच्चों? स्पेशल रीजन है, तो आरओसी आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स का, मैक्सिमम कितने महीने का? 3 महीने का एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है फ्रॉम होल्डिंग सब्सिक्वेंट एजीएम्स। ठीक है। नाउ 96 सबसेक्शन 2, एजीएम कहां पर होगी? एजीएम सबसे पहले होनी चाहिए बिजनेस आवर्स में। अब होनी चाहिए मतलब एजीएम शुरू हो जानी चाहिए बिजनेस आवर्स में। बिजनेस आवर्स के अगर बाद भी एजीएम खत्म होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे दिन पे होनी चाहिए जो नेशनल हॉलिडे नहीं है। कहां पे होनी चाहिए? रजिस्टर ऑफिस या फिर कोई और जगह, या फिर कोई और जगह जो कहां पर है? उस सिटी के अंदर है, उस टाउन के अंदर है, उस विलेज के अंदर है। कहां पे? जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? लोकेटेड है। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी कंपनी क्या है? अनलिस्टेड है, तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी एजीएम होल्ड कर सकते हैं अगर कंसेंट किसने दिया हो? सारे मेंबर्स ने कंसेंट दिया हो। और कंसेंट कब दिया हो? एजीएम के पहले, इन एडवांस ऑफ एजीएम। सो एजीएम के पहले सारे मेंबर्स, अब यहां पे क्या लिखा है? सारे मेंबर मतलब इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को इस पूरे प्रोविजन से क्या कर सकती है? एग्जाम कर सकती है। कहां पे एजीएम होल्ड करना है, इससे गवर्नमेंट आपको एग्जाम कर सकती है। और अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है तो आपके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या फिक्स कर सकता है? डेट, प्लेस ऑफ एंड टाइम ऑफ एजीएम। सो सेक्शन 8 कंपनी के केस में, कौन सी कंपनी के केस में? सेक्शन 8 कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो फिक्स कर सकता है। क्या फिक्स कर सकता है? डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ एजीएम एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन। तो क्या सेक्शन 8 कंपनी की एजीएम नेशनल हॉलिडे को भी हो सकती है? सेक्शन 8 कंपनी की एजीएम नेशनल हॉलिडे के दिन भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। कब? इफ दैट इज द टाइम, अगर वो टाइम है, किसके द्वारा बताया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या शेयर होल्डर्स के द्वारा बताया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उस टाइम को अगर फिक्स किया है, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या सेक्शन 8 कंपनी की एजीएम आउटसाइड बिजनेस आवर्स भी हो सकती है? देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पे सेक्शन 8 कंपनी को बोला है कि मेंबर्स के डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या फिक्स कर सकते हैं? डेट, टाइम एंड प्लेस फिक्स कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इस टॉपिक में। नाउ फिर ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, एक गवर्नमेंट कंपनी का प्रोविजन था। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी में होल्ड इट्स एजीएम वेयर बच्चों? और एट एनी अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय द। लेकिन ये प्रोविजन किसको है बच्चों? हाँ, मतलब रजिस्टर ऑफिस, सिटी, टाउन या विलेज जहां पे रजिस्टर ऑफिस है, या फिर वो किसी और जगह पे भी होल्ड कर सकती है जहां पे उसको गवर्नमेंट क्या करे? ऑथराइज करे, अप्रूव करे। चलिए, नाउ एक और प्रोविजन था एलओडीआर के हिसाब से। एलओडीआर के हिसाब से, यस, एलओडीआर के हिसाब से अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? लिस्टेड है, और आपकी कंपनी टॉप 500 है। क्या है बच्चों? इफ योर कंपनी हैपेंस टू बी टॉप 500 कंपनी बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप 100। इफ योर कंपनी इज टॉप 100 कंपनी बेस्ड ऑन 100 है ना कि 500 है? 100 है।
ओके, तो आपकी कंपनी क्या करेगी बच्चों? तो कितना था बच्चों? 15 मंथ्स और 5 मंथ्स, विच एवर इज अर्लियर। रेगुलेशन नंबर 44 था। कौन सा था रेगुलेशन नंबर? 44 ऑफ LODR। ना आगे बढ़ जाना। सेक्शन 97। क्या 97? यस बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कंपनी जो है क्या नहीं कर पा रही है, AGM अगर कंपनी ने नहीं करी, कब नहीं की? स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर। कब नहीं की बच्चों? स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर अगर कंपनी ने AGM नहीं करी तो क्या होगा बच्चों? अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन होल्डिंग AGM एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 96, तो यस, फर्स्ट AGM 9 महीने के अंदर, सब्सिक्वेंट AGM 15 मंथ्स एंड 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर के अंदर, तो कोई भी 15 मंथ्स और 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर में नहीं की, ना ही आपने एक्सटेंशन लिया, क्योंकि अगर वो एक्सटेंशन ले लेगी तो देयर वुड बी नो डिफॉल्ट एंड दिस प्रोविजन अप्लाइज व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट। ठीक है, सो बच्चों तो इस केस में कोई भी मेंबर कहां अप्रोच कर सकता है बच्चों? NCLT। एनी मेंबर मतलब एनी मेंबर, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन अप्रोच। कहां पे अप्रोच कर सकता है? NCLT। और NCLT खुद से कॉल कर सकती है या फिर कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है कि आप AGM कॉल करो। ठीक है, सो NCLT मीटिंग कॉल भी कर सकती है, डायरेक्शन भी दे सकती है, और NCLT कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस भी दे सकती है, एंसिलरी एंड कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस भी दे सकती है। NCLT जो डायरेक्शन दे उसमें NCLT ये भी बोल सकती है कि अगर कंपनी की मीटिंग में एक बंदा प्रेजेंट हो, चाहे वो खुद से आए या फिर तो भी मीटिंग क्या होगी? वैलिड होगी। ठीक है, और जो भी मीटिंग कंपनी करेगी किसके हिसाब से? NCLT के डायरेक्शन के हिसाब से, या NCLT खुद कॉल कर ले, दैट शैल बी कंसिडर्ड एज द AGM ऑफ द कंपनी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों कम टू सेक्शन 98। अब जैसा कि आपको पता है कलकत्ता और बॉम्बे हाई कोर्ट के दो अलग अलग डिसीजन हैं जो मैं आपको सेक्शन 99 में बताता हूं ना। 99 क्या है बच्चों? सॉरी 98 क्या है? पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स एटसेट्रा। ठीक है, सो 97 जो सेक्शन था वो डील करता था AGM से। 97 जो सेक्शन था वो किससे डील करता था? 98 स्पेसिफिकली डील्स विथ अदर देन AGMs। ठीक है, सो बच्चों ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिसेबल। क्या इम्प्रैक्टिसेबल है? कॉल करना या फिर होल्ड करना एनी जनरल मीटिंग अदर देन AGM। कोई भी डायरेक्टर, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या फिर एनी अदर मेंबर एंटाइटल टू वोट एट द मीटिंग कहा जा सकता है? NCLT। ठीक है, तो 97 और 98 में आप जब पढ़ें तो आपको डिफरेंसेस वो क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है, तो कोई भी मेंबर जो मीटिंग अटेंड कर सकता है और मीटिंग में वोट डाल सकता है, या फिर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर NCLT जा सकता है। कब? व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिसेबल टू कॉल एंड होल्ड, या टू कॉल और होल्ड द मीटिंग। तो या तो कॉल करना मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम कॉल नहीं कर पाओगे तो होल्ड भी नहीं कर पाओगे बच्चों, या फिर कॉल तो कर लिया है बट तुम क्या नहीं कर पा रहे हो? होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप कहां जा सकते हो? NCLT के पास। लेकिन कब? अदर देन AGMs। तो फिर NCLT क्या कर सकता है बच्चों? NCLT में ऑन इट्स ओन ऑल्सो नहीं ना, NCLT खुद से कॉल नहीं कर सकता ना यहाँ पे। हाँ, NCLT में ऑन इट्स ओन ऑल्सो कॉल, खुद से कॉल कर सकता है, होल्ड एंड कंडक्ट सच मीटिंग। NCLT खुद से कॉल कर सकते हैं क्या? ओके, उसके बाद अच्छा, मतलब आप NCLT के पास ना जाओ, आप NCLT के पास अगर ना जाओ तो NCLT के पास स्यू मोटो पावर्स भी हैं। अच्छा, एप्लीकेशन कब करोगे NCLT को बच्चों? NCLT को आप नॉर्मली अप्लाई कब करोगे? जब कंपनी खुद से कॉल नहीं कर पा रही है या फिर होल्ड नहीं कर पा रही मीटिंग को एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स आर्टिकल्स। ठीक है,
और जब वो एप्लीकेशन गया ऑन सच एप्लीकेशन और ऑन इट्स ओन, एप्लीकेशन पे या फिर एनसीएलटी खुद से क्या कर सकती है, मे इश्यू एन ऑर्डर टू द कंपनी टू कॉल, होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग। एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि अगर एक मेंबर पर्सन में प्रेजेंट है या फिर प्रॉक्सी में प्रेजेंट है तो भी क्या है, मीटिंग का कोरम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 97 और 98 में डिफरेंसेस क्या है। एक एजीएम से रिलेट करता है, एक ये कब अप्लाई होता है, व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट इन एजीएम। ये कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिसेबल। यहां पे अप्लाई किसने करने का राइट किसको है, एनी मेंबर। यहां पे किसको है, एनी मेंबर एंटाइटल टू वोट और एनी डायरेक्टर। एनसीएलटी अंडर सेक्शन 97 कैन नॉट कॉल एजीएम ऑन इट्स ओन मोशन। यहां पे वो खुद के मोशन पे क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। एनसीएलटी कैन इवन कॉल एजीएम अंडर सेक्शन, एनसीएलटी कैन इवन कॉल, एनसीएलटी कैन जस्ट ऑर्डर फॉर कॉलिंग, होल्डिंग एंड कंडक्टिंग एजीएम। करेक्ट है ना, मतलब यहां पे एनसीएलटी खुद से क्या इश्यू कर सकता है, नोटिस भी इश्यू कर सकता है। यहां पे एनसीएलटी सिर्फ क्या कर सकता है, एनसीएलटी कॉल कर सकता है। मतलब एनसीएलटी आपको क्या करेगा, एनसीएलटी कैन कॉल, मतलब एनसीएलटी खुद से आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आप कॉल करो। अपने ऊपर कहीं पे लेकिन कॉल भी लिखा था ना, ऑन इट्स ओन मोशन कॉल। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। उल्टा है क्या, हाँ, एनसीएलटी कैन जस्ट ऑर्डर फॉर calling, holding and conducting of AGM and sorry, NCLT can just order for calling, holding and conducting of AGM and other related directions. NCLT can call AGM under section 97। यार गड़बड़ हो गया कुछ तो, there is some problem। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। The tribunal may, notwithstanding anything contained in the act or article on application, एनसीएलटी यहां पे क्या कर सकता है, मीटिंग कॉल कर सकता है, भले एक्ट में कुछ लिखा हो। A meeting may be called if for any reason it is impracticable to call the meeting of the company other than AGM in any manner in which meeting may be, or ठीक है, or to the meeting of the company in the manner prescribed by the tribunal may either suo motu or on application of any director or member of the company order a meeting of the company to be called। okay, okay, so यहां पे एनसीएलटी कैन कॉल और यहां पे एनसीएलटी कैन, करेक्ट है, दीज पॉइंट्स आर करेक्ट। लेकिन ऊपर का ये लाइन गलत हो गया शायद, द एनसीएलटी में ऑन इट्स ओन नॉट कॉल, इट्स ओन ऑल्सो ऑर्डर टू कॉल। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट गलत होने की संभावना क्यों नहीं थी, क्योंकि ये अपन ने क्लास में डिस्कस करके मैंने ऐड किया नोट्स में। ठीक है, चलो नाउ कम्स टू, तो याद रखना 97 के अंदर एनसीएलटी खुद से कॉल भी कर सकता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर, वो खुद से नोटिस भी भेज सकता है, बट यहां पे नोटिस नहीं भेज सकता। यहां पे आपको सिर्फ क्या कर सकता है, एनसीएलटी ऑर्डर कर सकता है कि भाई मीटिंग बुला लो। नेक्स्ट आ जाओ, सेक्शन 99। अगर आपने क्या नहीं किया, अगर आपने मीटिंग कंडक्ट नहीं की या फिर एनसीएलटी के ऑर्डर पे मीटिंग कॉल नहीं की तो क्या है बच्चों, 1 लाख रुपीज का फाइन है और 5000 रुपीज एवरी डे। अब एक चीज याद रखना, यहां पे 2 पैटर्न फॉलो होते हैं। पहला पैटर्न ये है कि अगर आप टाइम पे मीटिंग नहीं बुला पाए, अगर आप टाइम पे क्या नहीं कर पाए,
इफ यू कुड नॉट कॉल द मीटिंग ऑन टाइम, अगर आप मीटिंग टाइम पे नहीं कर पाए, मतलब 15 मंथ 6 मंथ्स या फिर एनसीएलटी के ऑर्डर पे आपने क्या नहीं किया, मीटिंग कॉल नहीं किया, तो पहला कंसेप्ट क्या है, आपने मीटिंग, डिफॉल्ट कब हो गया जब मीटिंग आपने टाइम पे कॉल नहीं किया। अब आपको डिफॉल्ट ठीक करना है तो कैसे करो, एजीएम कर लो, डिलेड एजीएम कर लो, कौन सा एजीएम कर लो, बट एजीएम तो कंप्लीट करो। तो यहां पे कलकत्ता हाईकोर्ट क्या मानता है कि अगर यस, और ये जो सजा है वो फाइन वाली है, क्या है सजा जो है वो कौन सी वाली है, फाइन वाली, क्रिमिनल वाली। तो क्रिमिनल में जो कंपाउंडिंग है वो कौन करता है, एनसीएलटी। सो यहां पे कलकत्ता हाईकोर्ट का मानना ये है कि अगर कंपनी टाइम पे एजीएम नहीं कर पा रही है तो वो फिर डिलेड एजीएम कर ही नहीं सकती, उसको कहां जाना पड़ेगा, एनसीएलटी जाना पड़ेगा, एनसीएलटी से कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद एजीएम करना पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट क्या मानता है कि आप डायरेक्टली एजीएम कर लो, कंपाउंडिंग वगैरह आप बाद में कर सकते हो। और कंपाउंडिंग भी करने की जरूरत क्या है, अगर आप 1 लाख रुपए का फाइन देने के लिए तैयार हो तो आपको कंपाउंडिंग भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी, कंपाउंडिंग करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फाइन वाला जो केस आता है, ऐसा नहीं कि 1 लाख का फाइन है तो आप डायरेक्टली फाइन भरोगे, फाइन कौन फिक्स करता है, कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। फाइन सेक्शन में है, फाइन कहां पे है कि आपको इतने तक का फाइन लगेगा, बट उसके लिए केस फाइल होता है कहां पे, और फिर केस में मामला चलता है। तो उससे अच्छा तुम क्या करो, आप पहले एजीएम कर लो बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से, और बाद में आप क्या कर लो, कंपाउंडिंग कर लो। चलिए नाउ इधर देखिए, एक चीज याद रखना, अगर आपने स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर एजीएम नहीं की तो 2 ऑफेंस होते हैं। पहला तो आपने स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर उस 15 महीने 6 महीने के अंदर एजीएम नहीं की, और दूसरा उस साल की एजीएम नहीं की। तो आपके पास मौका है, क्या मौका है कि भले ही आप स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर ना कर पाओ, बट उस साल की एजीएम आप क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, क्योंकि एवरी ईयर यू शुड होल्ड एजीएम। तो अगर 30 सितंबर तक भी आप एजीएम नहीं कर पाते तो आप क्या कर लीजिए, 31 दिसंबर तक कर लीजिए, तो कम से कम आपका एक डिफॉल्ट होगा, एक ही डिफॉल्ट होगा ना कि आपने स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर नहीं किया बट आपने उस साल के अंदर तो एजीएम किया ना। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, किसकी बात करेंगे हम, ईजीएम की। प्लीज हियर बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, जब भी बोर्ड को क्या लगता है, उचित लगता है, बोर्ड क्या कर सकता है, ईजीएम कॉल कर सकता है। EGM of other than WOS incorporated outside India shall be held within a place in India। कहने का मतलब क्या है, होली ओन सब्सिडरी को अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा, और वो भी होली ओन सब्सिडरी कौन सी, जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट, उसको अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा अगर कोई भी कंपनी है उसकी EGM कहां पे होगी बच्चों, पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी EGM कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर, ईजीएम कहां पे कर सकते हो आप, एनी प्लेस इन इंडिया, और जब भी बोर्ड को ठीक लगता है बोर्ड मीटिंग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर बोर्ड से कोई रिक्वेस्ट करे, कौन रिक्वेस्ट करे, जिनके पास कितने % इक्विटी शेयर्स हैं, 10% इक्विटी शेयर्स हैं, या फिर 10% वोटिंग पावर है, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं, किससे रिक्वेस्ट करते हैं, बोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं, तो कहना इसे बोर्ड को झक मार के ईजीएम कॉल करनी है। ओके, जो रिक्वेजिशन किया जाएगा शेयर होल्डर्स के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की जाएगी, उसमें उन्हें मैटर्स बताने हैं, क्या बताने हैं कि ईजीएम में क्या करेंगे अपन, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होना चाहिए, एंड शैल बी साइंड बाय रिक्वेजनिस्ट, और कहां पे जमा कराना है इसको, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में। उसके बाद बोर्ड को 2 चीजें कंप्लाई करनी है, जिस दिन रिक्वेजिशन बोर्ड को मिलता है उसके 21 डेज के अंदर कॉल करना है, प्लस 45 डेज के अंदर मीटिंग होल्ड करना है। सो मैंने बताया था आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। सो अगर आप 21 डेज के अंदर कॉल नहीं करते, भले आप 45 डेज के अंदर बोलो मैं होल्ड कर लूंगा, नहीं, डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, अगर बोर्ड ने 21 दिन के अंदर मीटिंग कॉल नहीं की और 45 डेज के अंदर होल्ड नहीं की, देन रिक्वेजनिस्ट 3 मंथ्स खुद कॉल भी करेंगे और होल्ड भी करेंगे। तो अगर आपको याद है x + 21 + 24 प्लस 3 मंथ्स यहां से आ जाएगा, बट यहां पे नॉर्मली 45 डेज ही बचेंगे, तो इक्वल टू 3 मंथ्स होगा। याद है आप सबको, तो यहां पे इसके अंदर कॉल करो बोर्ड को, इसके अंदर होल्ड करो। अगर कॉल या होल्ड दोनों नहीं होता तो
तो कहना इसे 45 डेज के अंदर कॉल और होल्ड दोनों कर सकते हैं, कौन? रिक्वेजनिस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको याद है यहाँ पे मैंने बताया था कि 21 डेज के अंदर अगर कॉल नहीं करते तो 22nd डे से तैयारी कौन कर सकता है? रिक्वेजनिस्ट कर सकते हैं। मीटिंग में बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय रिक्वेजनिस्ट इन द सेम मैनर इन विच द मीटिंग इज कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द बोर्ड। सो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कॉल करते हैं 21 डेज का नोटिस देखिए, वैसे ही कौन कॉल करेगा? रिक्वेजनिस्ट करेंगे। और जो भी खर्चा हुआ है किसका बच्चों? जो भी रीजनेबल खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुए कॉल और होल्ड करने में, ये हम डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन से क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। कौन से डायरेक्टर? हु आर इन डिफॉल्ट, नॉट ऑल द डायरेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे नाउ तो ये हो गया कौन सा बच्चों अपना? ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 100। अब इस सेक्शन नंबर 100 के साथ रेलिवेंट रूल कौन सा है बच्चों? रेलिवेंट रूल इज रूल नंबर 17। ठीक है। किससे डील करता है बच्चों? ये किससे डील करता है? कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय रिक्वेजनिस्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए। यू कैन ओपन योर बैरक्स। ये मैंने बैरक का ही पोर्शन इसमें क्या कर दिया है? ऐड कर दिया। ये जो मेरे नेक्स्ट नोट्स आएंगे ऐसे ही आएंगे बच्चों। आई विल शो यू द, और इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट लेवल के जो मेरे नोट्स बनेंगे, हाँ, बैरक खरीदने की जरूरत नहीं, बैरक तो मैं खरीदवाऊंगा, बट दिस इज अ प्रोफार्मा, बट इट विल टेक ईयर, 1 साल लगेगा। ऐसा नहीं कि यू नो दैट वी नीड टू कंपाइल सो मेनी थिंग्स। अभी तो फिर भी इसके नीचे रेलिवेंट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड डाला नहीं है, तो फिर वो ऐसे नोट्स बनेंगे, लेकिन वो नोट्स वो इतने मोटे नोट्स बनेंगे। अब वो कब होगा भगवान मालिक है, बट आई एम ऑन इट। मैं इस पे ऊपर काम करना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया। आज से मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर दिया, बिकॉज मुझे समझ में आ रहा था कि नेटफ्लिक्स इज स्टीलिंग टू मच ऑफ टाइम। दिन का 2 घंटा मेरा कहाँ जा रहा था? 2 घंटा तो नहीं, बट दिन का 1.5 घंटा जा रहा था। सो मैंने कल ठाना है कि मैं पूरे नोट्स को वापस से बैरक जैसे ही बनाऊंगा। सो इसके लिए कल मैंने, बहुत मुश्किल था मेरे लिए नेटफ्लिक्स, क्योंकि मेरे को एडिक्शन हो गया था नेटफ्लिक्स का। मैं रोज़ अगर 1-1.5 घंटे नेटफ्लिक्स ना देख लूँ और संडे को 3-4 घंटे नेटफ्लिक्स ना देख लूँ तो मेरा खाना उतरता नहीं था बच्चों। और बच्चे भी बिगड़ रहे थे, बिगड़ रहे थे मतलब आप कोई भी वेब सीरीज देखो उसमें सीन आता ही है बच्चों। ठीक है। तो हम लोग बड़ा ऑकवर्ड फील करने लगे थे निर्विका के सामने। तो मैंने आज सुबह सुबह क्लास आते आते एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन क्या किया है? कैंसिल किया है। और अभी 6 तारीख तक का सब्सक्रिप्शन मेरा बाकी है, बट मैंने आज से ही देखना बंद कर दिया। सो जब भी आपको लगता है जीवन में कि कोई चीज़ आपके सर के ऊपर जा रही, कोई चीज़ आपको कंट्रोल करने लगी है, उस चाहे वो लड़की हो, लड़का हो या कोई भी हो, जीवन में अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, यू शुड कट इट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। मुझे बीच में एक और शौक लग गया था ना, सबवे सर्फ खेलने का। आपको पता है कि एक गेम आया था सबवे सर्फ? जब अरे मेरे को ऐसा पागलपन हुआ था, मैं क्या बताऊं तुमको। मैं एक बार ट्रेन से घर पुणे आ रहा था छत्तीसगढ़ से, राजनांदगांव से, अपने गांव से। तो ट्रेन में मैं बैठा राजनांदगांव स्टेशन पे। राजनांदगांव स्टेशन से अमरावती स्टेशन तक लगभग 6 घंटे 7 घंटे का सफर है। मुझे पता ही नहीं चला मैंने सबवे सर्फ खेल लिया। और उस समय मेरे पास आईफोन 5 या 6 हुआ करता था, सबसे लेटेस्ट वाला। तो वो अलग ही शौक था ना बच्चों की, वो उसमें वो ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छे आते थे। अभी तो क्या हर फोन में ग्राफिक्स आते हैं। सो मुझे समझ में आया कि वो मेरी लाइफ का क्या कर रहा है, कंट्रोल उसके पास जा रहा है। तो उसको मैंने क्या किया, लाइफ से हटा दिया। तो लाइफ में बच्चों, और मैं टीचर हूँ, मैं पहले वो चीज़ खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ बच्चों। बीच में मुझे बियर पीने की आदत लग गई थी संडेज को, नॉट एवरी डे, बट सैटरडे की रात को आई यूज टू हैव 1 बियर। 2 बार पिया, 3 बार पिया, चौथी वीक में मेरे को समझ में आया कि यार मतलब अंदर से चूल मचती है, कट कर दिया। उसके पहले मुझे डाइट कोक पीने का आदत लग गया था लॉकडाउन में। मैं जाता था कैरेट के कैरेट, वो 12 कोक का वो पैकेट आता है ना डाइट कोक, उसको भी कट कर दिया मैंने। लेकिन नेटफ्लिक्स कट करना इस थोड़ा सा पेनफुल, ठीक है, क्योंकि मुझे नेटफ्लिक्स बहुत पसंद है। और मेरे लिए क्या है, लाइफ में एंटरटेनमेंट का कोई दूसरा साधन नहीं है। एंटरटेनमेंट मतलब मेरे बच्चे हैं, बट मेरा कोई दोस्त यार नहीं है। एक दोस्त है सोपान सर, बट वो भी अलग ही लेवल के इंसान है बच्चों। तो
कुछ बचा ही नहीं तो इसलिए नेटफ्लिक्स थोड़ा सा पेनफुल है, बट मैंने आज से कसम खाई है कि मैं आज से जो मेरे 2 घंटे का टाइम नेटफ्लिक्स का था मैं वो अपने कंपनी लॉ के नोट्स में दूंगा, और इसको बिल्कुल ऐसा बना दूंगा कि पीपल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बाय बेयर एक्ट, मतलब बेयर एक्ट का रिप्लेसमेंट वुड बी माई नोट्स। तो मैंने ऐसा कसम खाया है, इनफैक्ट बेटर वर्जन हो। तो इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे सेक्शन अपना खत्म हो गया, सेक्शन के बाद अपन ने क्या चालू कर दिया, रूल। और रूल में भी जहां पे भी ट्रिकी लैंग्वेज है मैंने उसको कहा किस में कन्वर्ट कर दिया, एज इट इज, ये कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो सेक्शन रूल नंबर 17 किससे डील करता है, कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय होम बच्चों, रिक्वेजनिस्ट, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 100 सबसेक्शन 4, रिक्वेजनिस्ट मे कॉल ईजीएम, मे मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने 21 + 21 + 24 के अंदर कॉल नहीं किया तो आपको करना ही है, आप चाहो तो कॉल कर सकते हो। कितने दिन का नोटिस देखे, 21 डेज नोटिस फ्रॉम द प्रपोज डेट ऑफ ईजीएम, राइट। यहाँ पे अपन थोड़ा सा रेगुलर लेक्चर में हिल गए थे थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है प्रपोज डेट ऑफ ईजीएम, मतलब जिस डेट को आप चाहते हो कि आपकी ईजीएम हो उसके कितने दिन का नोटिस देना है आपको, 21 डेज का क्लियर नोटिस देना है। और ये पूरा आपको डेडलाइन, 3 महीने की डेडलाइन आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। नोटिस में क्या लिखोगे, प्लेस, डेट, डे, आवर ऑफ द मीटिंग एंड शेल कंटेन व्हाट बेटा, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग, ठीक है। हाँ, और याद रखना अगर मीटिंग रिक्विजिस्ट कॉल कर रहे हैं तो वो कहाँ पे होगी, सिटी, टाउन और विलेज, जहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। सर अगर मान लो गवर्नमेंट कंपनी हुई तो भी उसके लिए कोई छूट नहीं है, याद रखना, फंसना मत। वो गवर्नमेंट के लिए छूट था एजीएम में, याद है आपको, ओके। अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हो तो आपको सेक्शन नंबर 114 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। कुछ नहीं, क्या रिक्वायरमेंट, 114 सबसेक्शन 2, नोटिस देना है, नोटिस में स्पेसिफाई करना है कि रेजोल्यूशन जो हम प्रपोज करेंगे दैट विल बी स्पेशल रेजोल्यूशन, और तीसरा वोटिंग जो फेवर में है वो 3 टाइम ज्यादा होनी चाहिए, वोट इन अगेंस्ट, यस और नो। ईजीएम का नोटिस किसने साइन करना है, ऑल द रिक्वेजिस्ट, या फिर रिक्वेजिस्ट ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय ऑल अदर रिक्वेजिस्ट, यस और नो बच्चों, ऑन देयर बिहाफ। या फिर आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, मतलब आप नोटिस भेजोगे और नोटिस के साथ क्या होगा, जो बंदा साइन, मतलब ये एक पेपर अटैच कर दोगे जिसमें क्या होगा, सारे रिक्वेजिस्ट का क्या होगा, साइन होगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजने की जरूरत है नहीं, रीजन बताना तो बता दो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेज, मतलब चॉइस है तुम्हारे पास, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट कब एप्लीकेबल होती है, जब कंपनी कॉल करती है। वेरी नाइस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, नोटिस किसको दोगे, उनको दोगे यस जिनका नाम ROM में, कहां पे, विद इन 3 डेज, यस ऑन फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन, मतलब जब हमने पहली बार रिक्वेजिशन जमा किया था उसके 3 दिन के अंदर जिनका नाम था उन्हीं को आप क्या दोगे, नोटिस दोगे। वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वीन, ये भी पॉइंट बहुत ट्रिकी वाला पॉइंट था, वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वीन, द रिक्वेजिस्ट शैल हैव अ राइट टू रिसीव लिस्ट ऑफ मेंबर टुगेदर विद देयर रजिस्टर्ड, याद है आपको, रजिस्टर्ड एड्रेस एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, याद है बच्चों आपको, और सारी लिखा, और कंपनी को देना ही पड़ेगा लिस्ट ऑफ मेंबर, कहां की बच्चों, विथ ऑल द चेंजेस जो कहां से कहां हुए, यस। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कन्वीन नहीं करते तो अपने को क्या करना है, तो इधर देखो 21 डेज तक, जिस दिन रिक्वेजिशन जमा हुआ था उसके 21 डेज तक बोर्ड ने मीटिंग कन्वीन करनी थी। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग कन्वीन नहीं करता तो 21 डेज के बाद डिफॉल्ट हो गया ना, उसके बाद 22nd डे से किसका राइट चालू हो जाएगा, तो कहना इसे 22nd से लेके 45 डेज तक जो भी लिस्ट ऑफ मेंबर में चेंज हुआ है वो रिसीव कर सकते हैं ये लोग। हाँ, बट नोटिस किसको भेजना है, नोटिस तो उन्हीं को जाएगा, नोटिस तो उन्हीं को जाएगा जिनका नाम शुरू के 3 दिन में, विद इन 3 डेज जिनका नाम ROM में था। लॉजिक क्या था इसके पीछे, क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से मीटिंग कॉल करती तो नोटिस उन्हीं को भेजती ना, करेक्ट है, ओके। द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी गिवन बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजोगे तो रिक्वेजिस्ट का वो स्कैन कॉपी में साइन चाहिए आपको, और किसी पर्टिकुलर मेंबर को अगर क्या नहीं भेज पाए, नोटिस नहीं भेज पाए, तो इससे मीटिंग इनवैलिड नहीं हो। क्लियर है यहां तक, ओके। ऑथर्स नोट क्या लगाया बच्चों अपन ने, तो ये भी मेरे जो नए नोट्स होंगे, जो दुष्यंजन वर्जन 2.0 होगा,
उसमें ऐसा भी रहेगा कि जहां पे प्रोविजन है, देखो यहाँ पे 70 सबसेक्शन सब रूल 6 और 17 सब रूल 7 में थोड़ा सा क्या है बच्चों, कंफ्यूजन है. वी कैन से द नोटिस ऑफ ईजीएम बाय रिक्विजिट शैल बी गिवन टू मेंबर जिनका नाम कहाँ पे होता है, आरओएम में होता है 3 दिन के अंदर. एंड द लॉजिक इज इफ द बोर्ड वुड हैव कॉल्ड द मीटिंग, क्या नहीं से लॉजिक क्या है इसके पीछे कि अगर बोर्ड ने मीटिंग तो बोर्ड नोटिस उन्हीं को भेजता. एज पर सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 द बोर्ड हैज टू कॉल द मीटिंग कितने के अंदर एंड होल्ड इट विद इन. सो बोथ द रिक्वायरमेंट्स आर व्हाट बेटा, टू बी फुलफिल्ड. और अगर मीटिंग कॉल नहीं की 21 डेज के अंदर तो रिक्विजिशनिस्ट जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 22nd डे से. यस और नो बच्चों. नाउ रूल 17 सब रूल 3 ग्रांट्स अ राइट टू रिसीव एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ मेंबर. यस और नो बच्चों. So they have a right to receive from the company the list of members with all the changes up to 45 days. Yes or no बच्चों. तो इससे क्या होगा बच्चों, हाँ लेकिन नोटिस कैसे भेजोगे बच्चों, ओए नोटिस आपको कैसे भेजना है, वो 3 दिन वाला रूल आपको फॉलो करना है. तो आप अपडेटेड लिस्ट ऑफ मेंबर क्यों ले रहे हो, आप देखोगे कि किसको मैं वोट डालने से क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ. याद है ना अपने वोटिंग राइट में पढ़ा था कि अगर कंपनी को नोटिस मिल जाता है कि तुमने शेयर क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए हैं, तो कंपनी तुमको वोटिंग डालने से रोक सकती ना. सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में पढ़ा था अपन ने शायद, डेथ का, इंसॉल्वेंसी का अगर कंपनी को नोटिस मिल जाता है तो कंपनी तुमको वोट डालने से क्या कर सकती है, रोक सकती है. इज दैट क्लियर. फिर ये इंटरप्रिटेशन हैं जो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन नोट्स में होते हैं, ये सारे वो हैं. नाउ ये नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है. फिर ये ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, फिर केसेस हैं कुछ. कंपनी के अगेंस्ट अगर मान लो कोर्ट ने इंजंक्शन लगाया हुआ है मीटिंग होल्ड करने से, तो क्या कंपनी मना कर सकती है कि रिक्विजिशन के आधार पे हम मीटिंग कॉल नहीं करेंगे. बुक्स वगैरह सीज किया है. यस. फिर क्लास मीटिंग है. क्या होती है क्लास मीटिंग, आप सबको पता है. डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है, डिपॉजिट होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है. क्लास मीटिंग जब आप उनके राइट्स वेरी करते हो सेक्शन नंबर 48 के हिसाब से. चलिए बच्चों, नाउ प्लीज हियर. अब मैं क्या करूंगा, नोटिस ऑफ द मीटिंग पे आएंगे एंड देन विल कम टू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एज वेल. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको. इज इट अ मैराथन क्लास, मैराथन नहीं है. ठीक है, मैराथन होती तो इतने प्रोविजन अभी तक कवर नहीं होते. चलिए बच्चों, नाउ नोटिस ऑफ मीटिंग सेक्शन नंबर 101. सबसे पहला कितने का नोटिस देके आप मीटिंग बुलाओगे, 21 डेज का क्लियर नोटिस दोगे आप. हाँ है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. एजीएम के केस में आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हो. शॉर्टर नोटिस कैन बी सेंड विद कंसेंट ऑफ होम बच्चों, ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट. एंड इन केस ऑफ ईजीएम, अच्छा सॉरी, एजीएम के केस में आप शॉर्टर नोटिस भेज सकते हो अगर आपने किसका कंसेंट ले लिया, 95% मेंबर्स एंटाइटल टू वोट. कहने का मतलब क्या है, एक मिनट, कंसेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट, 95%. एक मिनट, 95% शेयर जिनके पास है उनका कंसेंट लेना है या जितने मेंबर्स हैं उसका 95%. अगर मान लो आपके 10 लाख शेयर होल्डर हैं तो किसका कंसेंट, कितने का कंसेंट लेना है, इंटू 95%. मतलब ये अगर वोटिंग राइट है, इक्विटी शेयर होल्डर 10 लाख है तो 95%. और अगर ईजीएम है तो आपको टू वे मेजॉरिटी लेनी है. मतलब आपको 10 लाख में से मेजॉरिटी बोल तो 5,01,000 प्लस ये 5,01,000 के पास 95% ऑफ वोटिंग पावर होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, टू वे मेजॉरिटी. दिस इज प्रोविजन नंबर 1. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये इंटरप्रीट ही नहीं कर पाते कि टू वे कंसेंट क्या होता है. उसके बाद द कंसेंट ऑफ मेंबर, हाँ ये भी हमने बात की थी कि जो मेंबर्स मीटिंग में सारे मैटर्स के ऊपर वोट नहीं डाल सकते, यस उनका कंसेंट अपन सेपरेटली मतलब डिफरेंट वे में लेते हैं. कैसे, मैंने एक एग्जांपल दिया था, वेरी नाइस, प्रोपोर्शनेटली पढ़ के आया है बंदा. ठीक है, चलो उसके बाद जनरल मीटिंग का जो नोटिस है उसमें क्या स्पेसिफाई करना है, डे, डेट, प्लेस, आर एंड स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस. तो नोटिस में आप क्या बताओगे, डे, डेट, टाइम, प्लेस एंड स्टेटमेंट, जो आप स्पेशल बिजनेस एंड ऑर्डिनरी बिजनेस. नोटिस किसको दोगे, सारे मेंबर्स, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस वालों को दोगे.
अगर मेंबर्स की डेथ वगैरह हो जाती है, अगर इंसॉल्वेंट मेंबर है तो असाइनी, ऑडिटर, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर। अगर एक ऑडिटर है तो ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर तो ऑडिटर, लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स को भी आपको भेजना है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर मेंबर को अगर नोटिस नहीं भेज पाए तो इससे मीटिंग की प्रोसीडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा, इधर 21 डेज क्लियर नोटिस का मतलब क्या होता है बच्चों? यस, जिस दिन आपकी मीटिंग है उस दिन को हटा दो, वहां से उसके एक दिन पहले से आप 21 डेज स्टार्ट करोगे, राइट। तो जैसे अपन 25 तारीख को अगर मीटिंग करते हैं तो अपन काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 24 से। तो लगभग वो कब आती है? 4 तारीख को आएगा ना। कहाँ पे आएगा? 4 को आएगा। 21 डेज बराबर, या वॉट एवर डेट जो भी है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और उसके बाद जिस दिन आपने नोटिस भेजा उसको काउंट नहीं करोगे। 2 दिन कहाँ पे लग जाते हैं आपके? पोस्ट में लग जाते हैं, आप उनको भी काउंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ तो टोटल 21 डेज का आपको क्लियर नोटिस भेजना है अपने शेयर होल्डर को। अगर ईमेल वगैरह से भेजते हो तो डायरेक्टली आप 4 तारीख को भेज दो, क्योंकि ईमेल की सर्विस क्या होती है, तुरंत इफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद बच्चों नाउ सेकंड स्टैंडर्ड अपन देखते हैं बाद में। अच्छा अच्छा, ये देख लो एक बार, अगर कंपनी क्या कर रही है, रूल 18 देख लो। अगर कंपनी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस भेजती है। कैसे नोटिस भेजती है? तो कौन कौन से रूल्स उसको फॉलो करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली भेजोगे बाय यूजिंग व्हाट बेटा? ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड प्रोग्राम। और प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्या हो, रिकॉर्ड हो। क्या रिकॉर्ड मिल जाए अपने को? कितने लोगों को भेजा है, कितने लोगों का फेल हो गया ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें। नोटिस कैसे भेज सकते हो आपको पता है? जब इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हो, ईमेल से भेजोगे एज एन अटैचमेंट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक लिंक, या फिर यूआरएल के थ्रू। अरे एक मिनट, नोटिस में भी सेंड एज अटैचमेंट, और टेक्स्ट भी कर लो ना। टेक्स्ट मतलब पूरा नोटिस आप ईमेल में क्या कर दो, टाइप कर दो। ईमेल किसको भेजोगे? ईमेल शैल बी एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच मेल एज पर द records of the company or the records as provided by the depository। ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखोगे? कंपनी का नाम, मीटिंग का टाइप, प्लेस एंड डेट ऑफ द मीटिंग। अगर आप नोटिस भेज रहे हो एज एन अटैचमेंट तो आपको कैसे भेजना है? पीडीएफ में भेजो, या फिर कोई भी दूसरा नॉन एडिटेबल फॉर्मेट, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लिंक भेज सकते हो। लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन डालने हैं डाउनलोड करने के। साल में एक बार आपको अपने मेंबर्स को मौका देना है, क्या कि वो कि वो अपनी ईमेल को रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर ईमेल को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जब आप ईमेल भेजते हैं तो जैसा कि हमने बताया था कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपको मेंटेन करना चाहिए, ये सुनो बच्चों। लेकिन अगर ट्रांसमिशन हो गया, अच्छा एक और चीज़ थी जो हमने रूल में पढ़ा था, क्या कि आप पहली बार ईमेल भेजते हो, उसके बाद आप री अटेम्प्ट भी करते हो ना। अगर फेल होता है तो आप क्या करते हो, री अटेम्प्ट भी करते हो। और उसके बाद भी अगर वो नहीं जाता तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर कोई मेंबर ने अपना ईमेल एड्रेस कंपनी को अपग्रेड करके नहीं दिया तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। आप इन हाउस फैसिलिटी से ईमेल भेज सकते हैं, या फिर आप शेयर ट्रांसफर के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर बल्क ईमेल फैसिलिटी वाले को भी आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कंपनी के पास क्या है, वेबसाइट है, तो आप उसमें भी डाल दो, प्लस उसमें भी डाल दो जिसको उस वेबसाइट में भी डाल दो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेसिफाई करती है। ठीक है ना। उसके बाद नाउ कम टू SS2। चलिए, कैलेंडर ईयर को यहां पे भी डिफाइन किया गया सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में। मिनट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नेशनल हॉलीडे,
ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब आपको पता है 4 बिजनेस जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, एजीएम में। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, एक मिनट, प्रॉक्सी के 2 मतलब होते हैं। पहला, नहीं, प्रॉक्सी के 2 मतलब होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू हम प्रॉक्सी को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। फॉर्म, वो MGT 11 में होता है ना, कौन से फॉर्म में होता है, MGT 11 में, यस, प्रॉक्सी फॉर्म होता है। और दूसरा प्रॉक्सी का मतलब होता है एजेंट, जो मेंबर के बिहाफ पे क्या करता है, मीटिंग अटेंड करता है। कोरम का मतलब कम से कम उतने लोगों की उपस्थिति जिनके जो जरूरी है मीटिंग शुरू करने के लिए, सॉरी, मीटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए। रिमोट ई वोटिंग, वेरी नाइस, कहीं से भी आप। सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम का मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर जो क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज से सिक्योर्ड है, रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन प्रोवाइड करती है, और जनरली एक्सेप्टेड सिक्योर्ड प्रोसीजर को क्या करती है, फॉलो करती है। स्पेशल बिजनेस का मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का यूज करके स्टैंप लगा देना, जो रिकॉर्ड कर लेता है कि वो टाइम स्टैंप आप कितने बजे कितने टाइम को किस डेट को लगा रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब इट इंक्लूड्स रिमोट ई वोटिंग, और वो इलेक्ट्रॉनिक सुविधा जो कंपनी जनरल मीटिंग में क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है, बैलेट पेपर को यूज करके वोट करना, चाहे पोस्ट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी कर सकते हो। वोटिंग राइट का मतलब क्या है, राइट ऑफ अ member to vote on any matter at a meeting of members or by means of what बेटा, e-voting और postal और physical ballot। चलो, सबसे पहला जनरल मीटिंग को करने की, कॉल करने की सही अथॉरिटी कौन है, विच इज द राइट अथॉरिटी टू कन्वीन द जनरल मीटिंग, इट इज द बोर्ड। ठीक है, उसके बाद साल में एक बार क्या होनी चाहिए, एजीएम होनी चाहिए। एवरी ईयर कन्वीन और ऑथराइज द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर, कॉलिंग कॉल्ड एज व्हाट बेटा, एजीएम। हर साल बोर्ड को खुद से कॉल करना है या फिर क्या करना है बच्चों, या फिर ऑथराइज करना है क्या, कन्वीनिंग ऑफ व्हाट बेटा, अ मीटिंग कॉल्ड एज एजीएम। और इसमें क्या होगा बच्चों, टू ट्रांजैक्ट विच बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में हो सकते हैं, एंड स्पेशल बिजनेस इफ एनी। ठीक है, और अगर बोर्ड फेल हो गया एजीएम कॉल करने के लिए, तो कंपनी का कोई भी मेंबर कहां जा सकता है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, बोल तो एनसीएलटी जा सकता है। बोर्ड को जब भी जरूरी लगता है वो ईजीएम कॉल कर सकता है। अगर मेंबर्स रिक्वेस्ट करें तो, वैलिड रिक्वेजिशन आता है तो बोर्ड शैल, यस, बोर्ड शैल क्या करना है बच्चों, ईजीएम कॉल करना है। और कंपनी में अगर शेयर कैपिटल है तो कौन रिक्वेस्ट कर सकता है बच्चों, नॉट लेस देन। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो जिनके पास क्या है, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर है, तो बोर्ड को रिक्वेजिशन पे मीटिंग कॉल करनी है। सेम है बच्चों, 45 डेज के अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, और एक चीज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में एक और चीज लिखी हुई क्या, कि जो रिक्वेजिशन आता है, एक अच्छी जानकारी है, क्या आता है बच्चों, जो रिक्वेजिशन आ रहा है, वो रिक्वेजिशन उन बिजनेस से रिलेट नहीं करना चाहिए जो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, पोस्टल बैलेट के थ्रू ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। नोटिस, नोटिस किसको देना है आपको, जनरल मीटिंग का डायरेक्टर को, ऑडिटर को, सेक्रेटरी ऑडिटर को, डिबेंचर ट्रस्टी को, और अदर स्पेसिफाइड पर्संस को आपको नोटिस भेजना है। अगर आपकी कंपनी क्या है, इन केस ऑफ निधि कंपनी, नोटिस कैन बी सर्व्ड इंडिविजुअली ओनली ऑन मेंबर्स जिनके पास क्या है बच्चों, 1000 रुपए से ज्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, और नॉट मोर देन 1% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी विच एवर इज लेस। और वो भी लिखा है मे बी, मतलब निधि कंपनी में अगर आपको इंडिविजुअली नोटिस भेजना है तो आप इनको भेज सकते हो, मतलब ये भी जरूरी नहीं है। और दूसरे मेंबर के लिए आप नोटिस कैसे भेज सकते हो, पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड एंड बाय डिस्प्लेइंग द सेम। अच्छा, तो बच्चों निधि कंपनी सारे मेंबर्स को इंडिविजुअल नोटिस ना भेजे तो भी चलता है क्या, 1000 और 1% विच एवर इज लेस को चाहो तो तुम इंडिविजुअली भेज सकते हो, नहीं भेजा तो भी
चलता है। और वो भी, और नोटिस कैसे भेजोगे आप? न्यूज़पेपर में क्या करके पब्लिश करें। कौन से न्यूज़पेपर में? कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। लिखा है क्या इंग्लिश और वर्नैकुलर? नहीं, कोई भी न्यूज़पेपर जो कहाँ पे सर्कुलेट होता है? डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस है। प्लस आपको क्या करना है? अपनी कंपनी के नोटिस बोर्ड पे लगाना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इन केस ऑफ मेंबर्स नोटिस शैल बी गिवन। शेयर होल्डर की केस में किसको नोटिस दोगे? जो शेयर होल्डर का एड्रेस रजिस्टर्ड है किसके रिकॉर्ड में? कंपनी डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में। ठीक है। उसके बाद अच्छा, अगर शेयर्स क्या किए हैं? जॉइंटली होल्ड किए हैं, तो किसको भेजोगे? जिसका नाम क्या है बच्चों? फर्स्ट है कहाँ पे? इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी और इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी। इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन द सेम शैल बी गिवन टू सच पर्सन एट द एड्रेस प्रोवाइडेड बाय हिम। कहने का मतलब आपकी हाँ, डायरेक्टर हो गया। अगर आपकी कंपनी का शेयर होल्डर कोई दूसरी कंपनी है तो उससे हम एड्रेस ले लेंगे, और अगर वो एड्रेस नहीं देती तो उसके रजिस्टर ऑफिस में भेज देंगे। अच्छा, अगर कोई मेंबर बोले कि उसके यहाँ पे उसकी क्या हो गई, अगर कंपनी को जानकारी मिल जाती कि मेंबर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो किसको देंगे? अगर शेयर वो अकेला होल्ड करता था तो, और वही मर गया तो नॉमिनी को देंगे। अगर वो जॉइंटली होल्ड करता था तो सेकंड ऑर्डर पे जिसका नाम है उसको देंगे। अगर शेयर जॉइंटली थे और सारे जॉइंट शेयर होल्डर मर गए तो नॉमिनी को देंगे। अगर कोई भी नॉमिनी नहीं है तो किसको देंगे? लीगल। अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को देंगे। यस और नो? अगर तुम्हारी कंपनी का मेंबर कौन था? दूसरी कंपनी थी या बॉडी कॉर्पोरेट थी जो वाइंडिंग अप में है, तो किसको देंगे? लिक्विडेटर को देंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, नोटिस किसके थ्रू भेज सकते हो? हाथ से दे सकते हो, ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, फैक्सिमिल, ईमेल, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है? सेम जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है। अगर आप ईमेल से भेजते हो तो कहाँ पे भेजोगे? ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप, ईमेल सिस्टम आप यूज़ करते हो, वो क्या होना चाहिए बच्चों? सिक्योर्ड होना चाहिए। उसमें पता चलना चाहिए कि कितने लोगों को ईमेल गई है, कितने लोगों का ईमेल क्या हो गया, फेल हो गया। और अगर ऐसा फेल होता है तो कंपनी को क्या करना चाहिए? री अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सुनो बच्चों, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, सेक्रेटरी ऑडिटर्स, अदर कहाँ पे भेजोगे? ये जो ईमेल एड्रेस दे वहां पे भेज दोगे। नोटिस शैल बी सेंड टू मेंबर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और कुरियर और ईमेल एंड नॉट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। अगर कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है? ई वोटिंग या फिर पोस्टल बैलेट। तो ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो ऑर्डिनरी पोस्ट यूज़ नहीं करना है। सर बाकी केसेस में हम ऑर्डिनरी पोस्ट यूज़ कर सकते हो, यस, बट 48 आवर्स वाला बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से दो ही जगह से अगर आप भेजो तो आप क्या मान सकते हो कि वो मिले कभी भी, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपन ये मान लेते हैं कि 48 आवर्स में मिल ही जाएगा। कुरियर में भी ये एडवांटेज नहीं मिलता। अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नोटिस ब्लू डार्ट के कुरियर से ही दो, यस, तो अपन उसको वैसे भेज सकते हैं, लेकिन उसको क्या देना पड़ेगा? फीस देना पड़ेगा। फीस कहां फिक्स करती है कंपनी? जनरल मीटिंग में। नोटिस शैल बी सेंड टू मेंबर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और ईमेल। अगर मीटिंग किसने कॉल की है? रिक्वेस्ट देमसेल्फ वेयर द बोर्ड हैज नॉट प्रोसीडेड टू कॉल द मीटिंग। कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे नोटिस होना चाहिए। कब तक? जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती। प्राइवेट कंपनी के लिए सारे जो सेक्शंस थे, नोटिस हो गया, एडजमेंट हो गया, कोरम हो गया, ये सारे सेक्शन प्राइवेट कंपनी में तभी एप्लीकेबल होते हैं अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज। तो प्राइवेट कंपनी को बेसिकली देखा जाए तो लगभग सारे सेक्शन से क्या है बच्चों? सेक्शन नंबर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 101 से लेके सेक्शन नंबर 110 तक अगर आप देखो तो प्राइवेट कंपनी 110 क्या रादर 111 भी से एग्जाम्प्ट है प्राइवेट कंपनी। कब तक बच्चों? अनलेस देयर आर्टिकल्स कंटेन अदरवाइज। नोटिस में क्या होना चाहिए? डे, डेट, टाइम और पूरा एड्रेस, वेन्यू का, मीटिंग कहाँ पे होने वाली है,
मीटिंग का सीरियल नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको याद है, ये भी हमने पढ़ा था, रूट मैप होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी है या फिर आपकी कंपनी में डायरेक्टर और उनके, तो रूट मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। 9 से 6 के बीच में होगी, अदर देन नेशनल हॉलीडे। अगर मीटिंग किसने कॉल की है, हाँ, तो ये एक अपने को एडिशनल पॉइंट मिल रहा है। अगर मीटिंग रिक्वेजिस्ट ने कॉल की है तो ये तो अपने को पता था कि वो रजिस्टर ऑफिस, वो कहाँ पे होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस वाले जगह पे होगी। बट एक और चीज़ याद रखना, अगर एनुअल जनरल मीटिंग और मीटिंग जो किसने कॉल की है, तो ये कहाँ पे होगी बच्चों, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स 9 to 6 ऑन अ डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। उसके बाद एजीएम सेम सिटी टाउन विलेज, ईजीएम अदर देन होली ऑन विद इन इंडिया। रिक्वेजिस्ट वाली भी रजिस्टर ऑफिस के केस में वहीं पे होगी। ये सुनो बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी के केस में रजिस्टर ऑफिस या फिर कोई दूसरी प्लेस जिसको कौन अप्रूव करे, नहीं नहीं सॉरी, एक मिनट। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द एजीएम शैल बी हेल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस। सॉरी, करेक्शन है, मैंने क्या बोला था, अपने नोट्स में भी सेम चीज लिखी, लेकिन मैंने क्या बोलता कि रजिस्टर ऑफिस या फिर एनी प्लेस विद इन सिटी। नहीं, गवर्नमेंट कंपनी में या तो रजिस्टर ऑफिस में होगी, रजिस्टर ऑफिस के अलावा अगर उनको रजिस्टर ऑफिस के बगल में भी करना है तो भी इनको किसका अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो गवर्नमेंट कंपनी के इसमें क्लियर करना, आप या तो रजिस्टर ऑफिस में कर लो, रजिस्टर ऑफिस के अलावा अगर आपको सिटी में भी कोई दूसरी जगह पे करना है तो किसका अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल। अच्छा, और ये एनी अदर प्लेस मतलब कोई भी प्लेस हो सकती है ना बच्चों, अरे हाँ है ना, shall be held at register office or any other place। any other place मतलब any other place मतलब any other place ना, विद इन इंडिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक बार चेक करो। लिखा है वो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, कौन सा, $96 के नीचे, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी फॉर द वर्ड सच अदर प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन द वर्ड्स such other place within city town, एक मिनट, such other place as central government may approve in this the words within city town or village in which register office of the company situated और such, ओके, पर तो मैंने जो बोला था वहां पे सही है, तो यहां पे भी क्या कर लेंगे, रजिस्टर ऑफिस और सच अदर प्लेस विद इन सिटी टाउन और विलेज और एनी अदर प्लेस विद सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज। ठीक है, उसके बाद नोटिस में ये भी लिखो कि प्रॉक्सी क्या कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, मीटिंग वोट डाल सकता है। ठीक है, एंड ही नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में कुछ भी लिख सकती है, हाँ सॉरी, हाँ इसके बारे में, और अगर आर्टिकल में कुछ भी लिखती तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। नोटिस में आपको क्या क्या स्पेसिफाई करना है, डे, डेट, टाइम, प्लेस, ये सब चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आपको सारे बिजनेस को प्रॉपरली कैटेगराइज करना है एज ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ठीक है, उसके बाद द नेचर, कंसर्न और इंटरेस्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, याद है आपको, स्पेशल बिजनेस में डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी और इनके रिलेटिव्स, क्या इनकी कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी है, यह आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। अरे यस और नो। उसके बाद अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट, इस पे मेरे को बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा कि कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई रेजोल्यूशन पास, स्पेशल बिजनेस का कोई रेजोल्यूशन पास कर रही है किसी दूसरी कंपनी के साथ, किसी दूसरी, और इस दूसरी कंपनी में
मतलब ट्रांजेक्शन कंपनी का है किसी दूसरी कंपनी के साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी एक्स लिमिटेड है, वो वाई लिमिटेड से कोई तो बिल्डिंग खरीद रही है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू या स्पेशल बिजनेस के थ्रू, और इस दूसरी कंपनी में क्या है बच्चों, हमारे डायरेक्टर, प्रमोटर, केएमपी, इनके रिलेटिव क्या कर रहे हैं, 2% या उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्लोज करना है। मतलब ट्रांजैक्शन दो कंपनी के बीच में, और इस फलानी कंपनी में हमारे डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, कम से कम 2% होल्ड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तो हमारे डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि इनका स्टेक कितना है, 2% आता है। हाँ 1.99% होता तो आपको कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद बच्चों अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो भी आप इंस्पेक्शन के लिए रखते हो एजीएम में, आपको नोटिस में बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एजीएम में शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर मान लो आप अपनी मीटिंग में एजीएम में या ईजीएम में क्या कर रहे हो, किसी डायरेक्टर को क्या कर रहे हो, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इनको अपॉइंट कर रहे हो या फिर इनकी टर्म्स और कंडीशंस को क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है बच्चों, क्या करना है आपको इनका क्या देना है बच्चों, डिस्क्लोजर देना है। किस चीज़ का डिस्क्लोजर देना है, इनको आप रेम्यूनरेशन कितना दोगे, ये पहले कहाँ पे काम करते थे, ये सारी चीज़ें आपको बतानी, ठीक है। लेकिन कब बताना है ये, मतलब कुल मिला के आप एजीएम में किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, रीअपॉइंट कर रहे हो, केएमपी को अपॉइंट कर रहे हो, तो आपको उनका पूरा पास्ट का हिस्ट्री सिविक्स बताना है। कहाँ पे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर रहे हो तो उसका रीज़न बताना है कि आप उसको क्यों अपॉइंट कर रहे हो। मैं बताया ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कंपनी की। जैसे अडानी के केस में, ये जो अडानी का कांड हुआ है, इसमें बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि अगर अडानी ने सच में कांड हुआ है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कर रहे थे। कंपनी सेक्रेटरी की रेपुटेशन खराब होगी बच्चों, सीएफओ की रेपुटेशन खराब होगी, ऑडिटर की रेपुटेशन खराब होगी। बट अभी तो सब अंधेरे में तीर ही मार रहे हैं, तो जब तक वो तो यूट्यूब के हिसाब से देखा है तो अडानी इज फिनिश्ड। ठीक है, आज तुम देखना उसके शेयर्स कैसे भागेंगे स्टॉक मार्केट में, देखना उस दिन ही अडानी एंटरप्राइज का शेयर 1000 तक गया था, फिर उसके बाद 1 घंटे में 1500 हो गया, मतलब 50% रिटर्न एक ही दिन में। किसी ने अगर उस समय 10 करोड़ के शेयर खरीद लिए होते अडानी के 1 बजे, तो 3 बजे तक उसके 15 करोड़ हो जाते। एनीवे, भगवान भला करे। कितने ये सारे डॉक्यूमेंट कितने दिन पहले भेजना है, 21 डेज। 21 डेज कैसे काउंट करोगे, याद है आपको, यस। उसके बाद अगर स्पेशल नोटिस किसी मेंबर से आया है, याद है स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस आता है, याद है आपको, ओके। तो कंपनी को क्या करना है, यार मैंने ये पॉइंट कट करवाया था अपने नोट से 7 डेज वाला, जबकि लिखा है यहाँ पे 7 डेज। तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को कितने दिन पहले मिलता है वो स्पेशल नोटिस, 14 दिन पहले मिलता है, और कंपनी को 7 डेज पहले किसको भेजना है, मेंबर्स को भेजना है, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअली अगर नहीं भेज पाते तो न्यूज़पेपर में आप क्या कर दो, पब्लिश कर दो। ये बेसिकली स्पेशल नोटिस का केस है। किसका केस है, फिर उसके बाद शॉर्टर नोटिस, सेम ईजीएम के केस में कितना, 95% प्लस मेजॉरिटी, और एजीएम के केस में 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल टू वोट, और कंसेंट कब आना चाहिए, इन एडवांस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के पहले कंसेंट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद the company shall ensure the compliance of the provision relating to appointment of proxy unless all the members entitled to vote at the meeting consent to holding of meeting at what, बेटा कहने का मतलब क्या है, मतलब हाँ, मतलब अगर आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कर रहे हो, मेंबर्स ने कंसेंट दे दिया किसका, शॉर्टर नोटिस के मीटिंग का, तो आप प्रॉक्सी के प्रोविजंस को कंप्लाई ना करो तो भी चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि अगर आप शॉर्टर नोटिस पे कर रहे हो तो शायद मेंबर्स ही मीटिंग में आ जाए, तो आपने प्रॉक्सी वाले प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया तो भी चलता है। मतलब अपने नोटिस में प्रॉक्सी का रिक्वायरमेंट नहीं लिखा तो भी इट विल डू।
मीटिंग में आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते जब तक आपने उसका प्रीवियस नोटिस ना दिया हो। एजीएम में आप कोई भी मैटर ट्रांजैक्शन, एजीएम या ईजीएम में आप मैटर तभी डिस्कशन के लिए उठा सकते हो जब आपने उसका क्या दिया है, प्रायर नोटिस दिया है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी मेंबर को नोटिस नहीं मिला या फिर आप किसी को भेज नहीं पाए, इससे मीटिंग की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम जो आइटम आपने नोटिस में स्पेसिफाई किए हैं प्लस उन्हें अगर एक्ट परमिट करता है तभी आप मीटिंग में उसको क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। रेजोल्यूशन आपने मीटिंग में पास कर दिया, वो वैलिड कब होगा, अगर वो नोटिस में लिखा हुआ था प्लस उसको एक्ट अलाउ करता है। आइटम स्पेसिफिकली अंडर द एक्ट विच मे बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इन द मीटिंग आर, कोई नहीं, कौन से रेजोल्यूशन आप कंसीडर कर सकते हो मीटिंग में, वो रेजोल्यूशन जिनका आपने क्या दिया है, मेंबर को नोटिस दिया है। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, अगर आपने सेक्शन नंबर 115 की रिक्वायरमेंट को क्या किया है, फुलफिल किया है। कैंडिडेचर ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 160, 115, तो ये सारे मैटर आप क्या कर सकते हो, इन दो मैटर्स को एक्ट परमिट करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने हिसाब से चाहे तो कोई मैटर नोटिस में डाल के उसको मीटिंग में ट्रांजैक्ट करवा सकते हैं। अगर आपने नोटिस भेजा था, नोटिस में कोई रेजोल्यूशन लिखा था और आप उस रेजोल्यूशन को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 21 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। एनी अमेंडमेंट टू द नोटिस इंक्लूडिंग एडिशन ऑफ एनी आइटम, 4 मैटर थे, 6 मैटर थे, आप उसमें एक आइटम और ऐड करना चाहते तो भी आपको कितने का नोटिस देना है, 21 डेज का नोटिस। नोटिस के साथ में क्या होनी चाहिए, अटेंडेंस स्लिप और क्या होना चाहिए, प्रॉक्सी फॉर्म होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना। मीटिंग एक बार आपने बुला ली है तो आप मीटिंग को पोस्टपोन और कैंसिल नहीं कर सकते। इफ फॉर रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड ऑन द ओरिजिनल डेट, आप रिकन्वीन मीटिंग कर सकते हो बच्चों। अगर आप मीटिंग क्या नहीं कर पा रहे हो, ओरिजिनल डेट जो आपने डेट दी थी उस मीटिंग को आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, मीटिंग को रिकन्वीन मतलब रिकॉल करोगे। टू ट्रांजैक्ट द सेम बिजनेस आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 3 days नोटिस। 3 days, अरे पोस्टपोनमेंट, अरे आपने मीटिंग क्या की थी, मैंने 1 तारीख को नोटिस दिया और कहा कि मैं 30 तारीख को मीटिंग करूंगा। 30 तारीख को बहुत जोर से मूसलाधार बारिश हो गई तो अपन मीटिंग मुंबई में कर ही नहीं पाए, बहुत जोर से बारिश हुई बच्चों, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपनी मीटिंग क्या हो गई है, एडजर्न हुई या पोस्टपोन हुई, तो अपन रिकॉल करेंगे मीटिंग। रिकन्वीन मतलब रिकॉल करेंगे, कम से कम कितने दिन का नोटिस देके, 3 days का नोटिस। अगर आप इंडिविजुअली नोटिस ना दे पाओ तो न्यूज़पेपर में भी आप क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद एजीएम साल में एक ही होगी, अरे हाँ है ना, कब होती है, 15 month, 6 month। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सिर्फ कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट होते हैं, अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। कोरम सिर्फ शुरुआत में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बट मीटिंग, अच्छा ये कोरम का प्रोविजन आ गया। चलो आ जाओ वापस से नोट्स में। चलो इधर आ जाओ। चलो कम टू सेक्शन नंबर 102। सेक्शन नंबर 102 पे आ जाओ बच्चों सारे लोग। हाँ जी, नोटिस में क्या रहना चाहिए बच्चों, स्टेटमेंट कंटेनिंग मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू व्हाट बेटा, ईच आइटम ऑफ स्पेशल। मटेरियल फैक्ट्स मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्टेटिंग कंसर्न और इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी एंड देयर रिलेटिव्स। ये सब नो बच्चों, और सारे फैक्ट जो मेंबर्स की मदद करेंगे क्या समझने में, मीनिंग, स्कोप एंड इंप्लीकेशन ऑफ द आइटम ऑफ बिजनेस। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात हो रही है। एजीएम में सारे बिजनेस जितने भी आप ट्रांजैक्ट करोगे उनको अपन क्या मानेंगे, स्पेशल। एजीएम में सारे बिजनेस जो भी आप ट्रांजैक्ट करोगे उसको अपन क्या मानेंगे, एक्सेप्ट जो 4 बिजनेस हैं वो ऑर्डिनरी हैं और सिर्फ कहां पे ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ होम बच्चों। एंड ईजीएम में सारे बिजनेस क्या माने जाएंगे, स्पेशल माने जाएंगे। हाँ या ना बच्चों, सेम ये 2% वाला जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा
अगर एनी आइटम ऑफ बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट, मतलब हम मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं एज पर द अग्रीमेंट, एज पर द अग्रीमेंट, तो ये स्पेशल बिजनेस है, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं एज पर द अग्रीमेंट। तो अगर कोई रेजोल्यूशन है तो जनरल मीटिंग में पास आप कोई रेजोल्यूशन कर रहे हो एंड इफ दैट रेजोल्यूशन रिलेट्स टू व्हाट बेटा, तो आपको क्या बताना है, टाइम और प्लेस बताना है कि वो डॉक्यूमेंट कहां पर इंस्पेक्ट हो सकता है। अगर आपको याद है आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर किया और उसके चलते क्या हुआ, प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ, तो उनको क्या करना होता है, वो लौटाना पड़ता है, ये सुनो। एंड 102 सबसेक्शन 5 इज व्हाट बेटा, पनिशमेंट। फिर ये उसका एक्सप्लेनेशन है ना। इधर देखो, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 103। क्या है बच्चे 103? 103 इज कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। कोरम का मतलब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में डिफाइंड था, क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हुज प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड टू वैलिडली ट्रांजैक्ट अ बिजनेस। मीटिंग कोरम के बिना शुरू हो सकती है, चेयरमैन आ गया मतलब मीटिंग वो शुरू कर देगा, बट जब तक कोरम नहीं आएगा तब तक मीटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्ट आप नहीं कर सकते, अनलेस आपका आर्टिकल क्या करे, हायर कोरम प्रोवाइड करे। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स और पब्लिक कंपनी में 5, 15 और 30, ये तो मैंने शॉर्टकट मारा है, 5, 15, 30 मतलब अप टू 1000 में 5, 1000 टू 5000 में 15 और 5000 के ऊपर 30। अगर आधे घंटे के अंदर क्या नहीं आता, कोरम नहीं आता, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक, या फिर कोई दूसरा टाइम और प्लेस, जो कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड। और मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी। अगर रिक्वेजिशन ने मीटिंग बुलाई थी और उसमें कोरम नहीं आया तो मीटिंग डायरेक्टली डिसॉल्व होगी, एडजन नहीं होगी। और अगर आपकी मीटिंग एडजन होती है तो कम से कम कितने दिन का नोटिस देना है आपको, चाहे वो सेम वीक सेम डे के लिए हो, तो आपको कम से कम कितने दिन का नोटिस देना है, 3 दिन का नोटिस देना है। अगर कोरम एडजन मीटिंग में भी नहीं आता तो मेंबर्स, मतलब एक से ज्यादा जो प्रेजेंट है, पर्सनली प्रेजेंट है, उनको अपन क्या मान लेंगे, कोरम मान लेंगे। इज दैट क्लियर? और अगर 2 प्रॉक्सी आते हैं, मेंबर आता ही नहीं एडजन मीटिंग में, तो आप मान लेना कि इम्प्रैक्टिसिबल है और आप 98 के अंदर किसके पास चले जाना, एनसीएलटी के पास। नाउ कम टू कोरम। कोरम शैल बी प्रेजेंट व्हाट बेटा, कोरम कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, थ्रू आउट द मीटिंग। थ्रू आउट द मीटिंग मतलब नॉट ओनली एट द बिगिनिंग बट यस, ये कोरम हो गया 5, 15, 30। मेंबर्स नीड टू बी पर्सनली प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम, करेक्ट है। प्रॉक्सीज आप कोरम में काउंट नहीं करोगे। फिर ये सेक्शन नंबर 112, 113। ओए अच्छा, कोरम की जरूरत कब नहीं होती, अगर आप पोस्टल बैलेट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कोरम की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो लोग अपने घर से वोट डालते हैं। एक बंदा जो किसी पर्टिकुलर आइटम पे वोट नहीं डाल सकता क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी है, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको कोरम में काउंट करेंगे, यस। हाँ, उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में नहीं करेंगे, बट ओवरऑल विल ही बी काउंटेड इन द कोरम, यस। जिसने रिमोट ई वोटिंग पे वोट डाल दिया है, एक मिनट बच्चों, ये अपन ने क्या डिस्कस किया है, द मेंबर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट ऑन एनी पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस बीइंग अ रिलेटेड पार्टी इफ प्रेजेंट शैल बी काउंटेड फॉर कोरम। उसको अपन मीटिंग शुरू करने के लिए अपन उसको क्या मानेंगे, कोरम में मानेंगे, बट उस पर्टिकुलर आइटम में ही वोंट वोट। हाँ, आप उसको कोरम में काउंट करोगे दादा, उसको अपन कहां पे काउंट करेंगे, कोरम में काउंट करेंगे। मतलब अगर मान लो 15 लोग प्रेजेंट थे और कंपनी के मेंबर 3000 थे, तो 15 लोग मीटिंग में प्रेजेंट थे, बट एक बंदा क्या था, इंटरेस्टेड था, तो अपन वोटिंग कितने से करवाएंगे, 14 से ही करवाएंगे। मतलब वो वोट नहीं डालेगा बट उसको हम कोरम का हिस्सा मानेंगे। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। वी विल बी कंसीडरिंग हिम एज द पार्ट ऑफ अ कोरम, तो ब्रैकेट में लिख लो, इन दैट मैटर ही विल बी काउंटेड इन द कोरम। क्या लिखा है, ओके ठीक है।
उसके बाद बच्चों एक और चीज, एक बंदा अगर एक से ज्यादा कैपेसिटी में प्रेजेंट है तो कैन आई से ही विल बी काउंटेड एज मेंबर इन ऑल द कैपेसिटीज? हाँ, लेकिन ये रूल कब एप्लीकेबल होता है? जब मीटिंग में कम से कम एक आदमी क्या है, दूसरा प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? प्रेसिडेंट का नॉमिनी, गवर्नर का नॉमिनी और बॉडी कॉर्पोरेट का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इनको अपन क्या मानते हैं? मेंबर मानते हैं और कोरम में काउंट करते हैं। डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होगा? यस, होना ही चाहिए। अगर वो नहीं आता तो चेयरमैन बताएगा कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आया। उसके बाद ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन, स्टेक होल्डर कमेटी, ये सारी कमेटी के चेयरमैन भी क्या होंगे? अरे ये सारी कमेटी के लोग भी क्या करना चाहिए? शैल अटेंड द जनरल मीटिंग। उसके बाद डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी किसके साथ बैठेंगे? चेयरमैन के साथ बैठेंगे। कंपनी सेक्रेटरी मदद करेगा कि मीटिंग कैसे होगी। ऑडिटर को जब तक कंपनी एग्जाम ना कर दे तब तक उनको खुद से या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मीटिंग अटेंड करनी है शेयर होल्डर की क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और एक मिनट, ऑडिटर का जो रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग अटेंड करेगा ही शुड ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर। कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 146 में पढ़ेंगे अपन। ये कहाँ में पढ़ेंगे? सेक्रेटरी ऑडिटर भी मीटिंग में आएगा। यस, ठीक है, सेम प्रोविजन। अगर उसको बोर्ड एग्जाम नहीं करता तो उसको मीटिंग में आना है। वो अगर खुद नहीं आ सकता तो, और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी सेक्रेटरी ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसा था बच्चों? सेक्शन नंबर 105। हाँ, तो एक मिनट, तो चेयरमैन का जो केस बनता था वो कैसा बनता था? यस, सबसे पहले तो इफ वी कुड सी, आप सबसे पहले तो टेबल ऐप देखो। सबसे पहले आप, एक मिनट इधर आ जाओ। अच्छा, एक कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग, इसमें बच्चे कंफ्यूज हैं इसलिए मैंने अलग से दिया हुआ था। इधर आ जाओ, अपने पहले भी नोट्स में आओ, सेक्शन नंबर 10। अच्छा, रेगुलेशन कंटेन इन टेबल एफ विद रिगार्ड टू होल्डिंग ऑफ व्हाट बेटा? जनरल मीटिंग। ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम शैल बी कॉल्ड एज ईजीएम। सेम ईजीएम कॉल कर सकता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा था कि ईजीएम अगर कॉल करना है तो वो डायरेक्टर जो है वो इंडिया में नहीं है तो कोई भी एक डायरेक्टर या फिर कोई भी एक मेंबर मीटिंग कॉल कर सकता है। जब तक कोरम नहीं आता तब तक आप मीटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। कोरम कितना होगा? अगर आर्टिकल में कुछ और नहीं लिखा है तो सेक्शन नंबर 103 वाला कोरम होगा। यस और नो? चेयरमैन इफ एनी ऑफ द बोर्ड शैल प्रिसाइड एज द चेयरमैन एट जनरल मीटिंग। करेक्ट है क्या बच्चों? अगर बोर्ड का चेयरमैन है तो वही क्या होगा? आलिम नींद में है। ऐसा कब करते हैं अपन? जब उबासी आता है और उबासी को अपन क्या ले रहे हैं? अंदर ले रहे हैं। ठीक है, मैं क्या उबासी की बात करूं तो उबासी आने लगती है। हाँ, नाउ, हाँ जी। सो जो जनरल जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन होता है, ये आर्टिकल्स में लिखा है, वही जनरल मीटिंग का चेयरमैन बनेगा। अच्छा, अगर आपके यहाँ पे बोर्ड मीटिंग का कोई भी चेयरमैन नहीं है, या फिर है पर वो मीटिंग के 15 मिनट के अंदर आता नहीं है, या फिर आ भी गया पर उसकी चेयरमैन बनने की इच्छा नहीं है, तो जो डायरेक्टर वहां पे मौजूद है वो अपने में से किसी एक को चुनेंगे एज व्हाट बेटा? लेकिन डायरेक्टर भी साले मरे हुए हैं, उनकी भी चेयरमैन बनने की इच्छा नहीं है, तो 15 मिनट तक डायरेक्टर भी कोई आता नहीं है या फिर वो कोई आता है पर इच्छा नहीं है, तो बच्चों क्या होगा? मेंबर जो वहां मौजूद है वो अपने में से किसी एक को क्या चुनेंगे? चेयरपर्सन चुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बताया नहीं कौन सा मेंबर, बट वही होगा जो एंटाइटल टू वोट होगा, अगर इसको अच्छे से इंटरप्रीट किया है तो। 1% कंपनी केस में ये छोड़ दो, ये तो सेक्शन 122 में पढ़ेंगे अपन। एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, अच्छा ये अपन, ये तो अपन ने आगे हम पढ़ेंगे। पहला क्या है बच्चों? चेयरमैन किसकी इच्छा पे मीटिंग एडजर्न कर सकता है? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हो चेयरमैन मीटिंग एडजर्न करेगा? यस, करेगा। उसके बाद एडजर्न मीटिंग जो होगी उसमें कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट करोगे?
सिर्फ वही ट्रांजेक्ट करोगे जो ओरिजिनल मीटिंग में खत्म नहीं किया था। ये सुनो बच्चों, अगर मीटिंग 30 डेज या उससे ज़्यादा के लिए एडजन होती है तो 21 डेज का क्लियर नोटिस देना है। ये सुनो बच्चों, सेव एज अफोरसेड मतलब एक्सेप्ट एज अफोरसेड and as provided in section 103 it shall not be necessary to give any notice of adjournment or of the business to be transacted at what बेटा adjourn meeting। कहने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ वो एक ही केस में एडजर्नमेंट का नोटिस देना है। कब? जब मीटिंग 30 दिन ज़्यादा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सेगल स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको 3 दिन का, और कंपनीज एक्ट में ही बोला है ना 3 दिन का आपको नोटिस देना है एडजर्न मीटिंग का। ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद फिर एडजर्नमेंट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ अच्छे से बताया है, सब कुछ डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग के लिए मैंने चार्ट बना के दिया है। नोटिस हैज टू बी गिवन लाइक ओरिजिनल मीटिंग। कब बच्चों? एक मिनट, 3 डेज नोटिस तो अपने को देना ही है। अगर मीटिंग कितने के लिए एडजर्न होती है? 30 डेज या उससे ज़्यादा के लिए। नोटिस नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन, एडजर्न मीटिंग का नोटिस कब देने की जरूरत नहीं है? व्हेन द मीटिंग इज अप टू 3 दिन के लिए एडजर्न हो तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ये अपन ने कहीं पढ़ा नहीं है, बट कहना इसे कॉमन सेंस है। आपको 3 दिन का नोटिस देना है, लेकिन मेरी मीटिंग 2 घंटे के बाद होने वाली है या 15 मिनट के बाद होने वाली है, 2 दिन के बाद होने वाली है, तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल मीटिंग जैसा नोटिस आपको 2 केस में देना है, जब मीटिंग 30 दिन या उससे ज्यादा के लिए एडजर्न हो, या फिर मीटिंग कैसे एडजर्न हो? साइन डाई। साइन डाई का मतलब क्या है? मीटिंग एडजर्न तो हो गई है, मीटिंग चेयरमैन ने मीटिंग एडजर्न कर दी, तो देखो दोस्तों मीटिंग एडजर्न, लेकिन अब दोबारा कब मिलेंगे? तो निधि बोल रहा हूँ, अरे आपको दीक्षा ने पूछा कि सर वापस कब मिलेंगे मीटिंग के लिए? मैंने बोला बेटा बताता हूँ। तो ये कौन सी एडजर्नमेंट हो गई? तो इस केस में आपको नोटिस वैसे ही देना है जैसे आप क्या देते, 21 डेज का क्लियर नोटिस। ठीक है, बाकी केस में हाँ बोर्ड ये बता देता है बेटा 15 दिन के बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो इस केस में कितने दिन का नोटिस दिया? तो आइडियली आप बोर्ड में मीटिंग एडजर्न मीटिंग में बता दो, क्या बता दो कि अगली बची हुई मीटिंग कब होगी। साइन डाई एडजर्नमेंट मत करो। अगर साइन डाई करते हो तो आपको नोटिस कैसा देना पड़ेगा? 21 डेज का। पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग पढ़ा था अपन ने, 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा अगर ओरिजिनल डेट को आप नहीं कर पाए। चलो, चेयरपर्सन क्या है चेयरपर्सन का? यस, तो एक्ट में भी क्या लिखा है बच्चों? अनलेस प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। इधर देखो, सेम चीज, ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन थे पहले शो ऑफ हैंड पे इलेक्ट करेंगे। अच्छा एक मिनट, आर्टिकल में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो डायरेक्टली क्या होगा? मीटिंग होगी। मीटिंग में क्या होगा बच्चों? मेंबर्स डायरेक्टली अपने में से किसी एक को बनाएंगे शो ऑफ हैंड पे, और अगर पोल एंड पोल शैल बी टेकन फॉर्थविथ इमीडिएटली। ठीक है, और जो बंदा पोल पे जीत जाएगा ही विल बी कंटिन्यूइंग एज चेयरपर्सन फॉर रेस्ट ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन की जिम्मेदारी क्या है? मीटिंग सही तरीके से ट्रांजेक्ट, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट मतलब सही कोरम आया हो एज पर द एक्ट आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी की फेयर और इम्पार्शियल तरीके से वोटिंग वगैरह हो मीटिंग में। ये सुनो बच्चों, वही बिजनेस ट्रांजेक्ट हो जिनका जिक्र कहाँ पे किया गया था? नोटिस में हो। ये सुनो बच्चों, और चेयरमैन वोटिंग को भी रेगुलेट करेगा कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कोई भी रेजोल्यूशन जब वोटिंग में डाला जाएगा तो चेयरमैन क्या एक्सप्लेन करेगा? यस, उसके ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है? इम्प्लीकेशन मतलब वो कॉन्सिक्वेंस, नहीं रीजन नहीं। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेशन इज कॉन्सिक्वेंस, कि उसका रिजल्ट क्या होगा। उसके बाद किसी भी मेंबर को अगर डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो चेयरमैन क्या देगा? उस मेंबर को बोलने का मौका देगा और उसको क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। अरे यस और नो? ओके, चेयरमैन पब्लिक कंपनी केस में किसी भी ऐसे मैटर को प्रपोज नहीं करेगा जिसमें वो क्या है, और अगर इंटरेस्टेड है तो उसको हट जाना चाहिए, और किसी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को क्या करना चाहिए? चेयरपर्सन अपॉइंट करना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। यस और नो बच्चों? उसके बाद प्रॉक्सी मुझे लोग बोले, आगे आ जाओ। सो कम टू प्रॉक्सी।
चलिए यहां तक सब लोग क्लियर हैं सेक्शन नंबर 104 तक? चलिए विल स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 105 दैट डील्स विथ व्हाट बेटा? प्रॉक्सी. ध्यान देखिए. सो सेक्शन नंबर 105, let's see what are the provisions with regard to the proxy. Any member of the company entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint any person as what बेटा? जो बंदा मीटिंग अटेंड कर सकता है, मीटिंग में वोट डाल सकता है, वो अपने बदले प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है. किस लिए? अटेंड करने के लिए और मीटिंग में वोट करने के लिए. पर प्रॉक्सी मीटिंग में क्या नहीं कर सकता? स्पीक नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता. और वोट किस पे डालेगा? पोल पे. ठीक है. प्रॉक्सी अपॉइंट करने का प्रोविजन जो है, प्रॉक्सी अपॉइंट करने का अधिकार उन कंपनीज के शेयर होल्डर्स को नहीं होगा जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है, अनलेस मतलब उनके आर्टिकल चाहें तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट दे सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट उन क्लास कंपनीज को प्रिस्क्राइब कर सकती है जिसके मेंबर्स प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते. एक बंदा मैक्सिमम कितने लोगों की प्रॉक्सी अपॉइंट होल्ड कर बन सकता है? दो थे रूल्स में भी कुछ लिखा था, 50 प्लस ऐसे मेंबर्स जिनके पास मैक्सिमम 10% हो. और अगर एक बंदा ऐसे बंदे के लिए काम करता है जिसके पास 10% है तो वो किसी और की प्रॉक्सी नहीं बन सकता. अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो सिर्फ एक मेंबर दूसरे मेंबर की प्रॉक्सी बन सकता है. ये सुनो बच्चों. जनरल मीटिंग के केस में नोटिस में आपको ये स्पेसिफाई करना है कि जो मेंबर मीटिंग अटेंड कर सकता है और मीटिंग में वोट डाल सकता है वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है. अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो कितने की पेनल्टी लग जाएगी? 5,000 की. मीटिंग के मैक्सिमम 48 आवर्स, मीटिंग के मैक्सिमम 48 आवर्स पहले आप प्रॉक्सी जमा करा सकते हो. अगर आर्टिकल में 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम बताया गया है तो उसको आप 48 आवर्स ही मानोगे. इज दैट क्लियर? कंपनी को खुद से प्रमोट नहीं करना है किसी इंसान का नाम की कोई भी मेंबर मीटिंग में नहीं आता तो वो इसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है. अगर ऐसा किया तो 50,000 की पेनल्टी लग सकती है. लेकिन मेंबर अगर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप सजेस्ट कर दो कि यार मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, मैं किसको प्रॉक्सी बनाऊं, तो आप कर सकते हो. जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रॉक्सी का फॉर्म है, वो किस कैसे होना चाहिए? राइटिंग में. एंड साइन बाय होम बच्चों? या फिर उसका एजेंट जिसको क्या किया गया. तो मैं अगर कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रॉक्सी फॉर्म पे साइन कर दूंगा या मेरे बदले पावर ऑफ अटर्नी मैं जिसको दे रहा हूं वो साइन कर देगा. और आपको पता है ये पावर ऑफ अटर्नी, प्रॉक्सी फॉर्म, ये दोनों साथ में जमा कराना है. याद है आपको? ओके. और अगर अपॉइंटर बॉडी कॉर्पोरेट है देन इट शैल बी साइन बाय द. यस. और बच्चों अगर अपॉइंटर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो अगर अपॉइंटर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको साइन कौन करेगा बच्चों? ऑफिसर और एजेंट ऑथराइज्ड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट. लेकिन करेक्ट है. नहीं, ऑफिसर और एजेंट ऑथराइज्ड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट. तो एजेंट का मतलब अरे वही जिसको आपने ऑथराइज किया था, अपन ने जिसको आपने ऑथराइज किया था ना मीटिंग अटेंड करने के लिए, जिसको मेंबर माने थे, वो भी अपॉइंट कर सकता है ना प्रॉक्सी. अगर प्रॉक्सी फॉर्म एमजीटी 11 में है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वो आर्टिकल की किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता. 3 दिन का नोटिस देकर कोई भी मेंबर जो मीटिंग अटेंड कर सकता है और मीटिंग में वोट डाल सकता है वो प्रॉक्सी फॉर्म्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है. लेकिन इंस्पेक्शन का राइट चालू होगा मीटिंग के बराबर 24 आवर्स पहले. और कब तक रहेगा? कंक्लूजन तक रहेगा. लेकिन आप कर सकते हो सिर्फ बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्ट. ठीक है. उसके बाद क्या पढ़ना है अपने को? उसके बाद अपने को पढ़ना है रूल 19 प्लस कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स. अच्छा, रूल 19. एक मिनट.
कहाँ है रूल 19? मैंने यहां निकाला था ना प्रॉक्सी का रूल। बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, अब जब कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि चलो एक बार एसएस में आ जाओ। कम टू एसएस फर्स्ट। चलो सबसे पहला, जो भी मेंबर मीटिंग अटेंड कर सकता है, मीटिंग में वोट कर सकता है, वो क्या कर सकता है? वन और मोर प्रॉक्सीज अपॉइंट कर सकता है। मेरे पास अगर 100 शेयर है तो क्या मैं 100 प्रॉक्सीज अपॉइंट कर सकता हूं? इफ आई हैव 100 शेयर्स कैन आई अपॉइंट 100 प्रॉक्सीज? यस। एक बंदा मैक्सिमम कितने लोगों की प्रॉक्सी बन सकता है? 50 लोगों की। और अगर वो 50 से ज्यादा लोगों की बना है तो उसको चूज करना है क्या, कौन से 50 के लिए वो प्रॉक्सी का रहेगा। यस और नो बच्चों? और अगर वो चूज नहीं करता तो फर्स्ट 50 ही वैलिड होंगी। अरे यस और नो? अच्छा, मैक्सिमम 50 के लिए बन सकते हो, प्लस ऐसे लोगों के लिए बन सकते हो जिनके पास, यस ऐसे बंदे की बन सकते हो जिसके पास मैक्सिमम क्या है। लेकिन अगर तुम ऐसे एक बंदे की बन जाते हो तो अगर आपके पास योगिता के पास 11% है और योगिता ने मुझे बना दिया तो मैं किसी और की प्रॉक्सी नहीं बन सकता। हाँ 10% तक मैं बन सकता हूं अगर 50 लोग हैं तो, लेकिन अगर 10.1% भी किसी के पास है तो मैं सिर्फ एक की बन सकता हूं और मैं किसी और की प्रॉक्सी नहीं बन सकता। प्रॉक्सी का फॉर्म क्या है? MGD 11 में यस और नो? साइन कौन करेगा? वैसे ही अपन ने पढ़ लिया है। अच्छा, प्रॉक्सी का फॉर्म सही तरीके से भरना है, प्रॉपरली क्या करना है? स्टैम्प। यस, प्रॉक्सी याद रखना है। प्रॉक्सी फॉर्म इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर उसको इंस्ट्रूमेंट माना गया है। तो उसके ऊपर क्या करना है आपको? सही तरीके से क्या करना है? सिग्नेचर भी करना है, स्टैम्प भी लगाना है। और सिर्फ उसी मीटिंग के लिए वैलिड है जिस मीटिंग के लिए क्या हुआ था? प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ था। और अगर वो एडजन हो गई तो उसके लिए भी वैलिड है। उसके बाद स्टैम्प्ड होना चाहिए उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट। प्रॉक्सी को मीटिंग के गेट पे अपनी आइडेंटिटी बतानी है, हाँ या ना? प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब के लोग क्या है बच्चों? मेंबर माने जाएंगे। अगर प्रॉक्सी ब्लैंक फॉर्म में आती है, इनकम्प्लीट आती है, तो उसको वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अनडेटेड प्रॉक्सी को इनवैलिड माना जाएगा। अगर एक बंदा मल्टीपल प्रॉक्सीज भेजता है तो जो लास्ट वाली प्रॉक्सी है 48 आवर्स के पहले जो मिली है उसको अपन क्या मानेंगे? वैलिड मानेंगे। कितने दिन पहले? मीटिंग के नॉट लेटर देन 48 आवर्स बिफोर, मतलब मैक्सिमम 48 आवर्स पहले तक आप प्रॉक्सी एक्सेप्ट कर सकते हो। ये सुनो बच्चों, ओके। अगर आर्टिकल में 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम है तो उसको कितना मानेंगे? ओके। उसके बाद बच्चों, जिस मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं किया है, इफ द आर्टिकल सो प्रोवाइड अ मेंबर नॉट हु हैज नॉट अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी टू अटेंड ऑन वोट मे अपॉइंट प्रॉक्सी फॉर सेम। अगर आप ओरिजिनल मीटिंग में प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाए तो एडजन मीटिंग के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो। सेम कितने देर पहले? 48 आवर्स पहले आप प्रॉक्सी फॉर्म जमा करा दो। इज दैट क्लियर? रिमोट ई वोटिंग में कोई भी वोट डाले, अपने को क्या करना? बट वोट कब बनाना चाहिए? रिमोट ई वोटिंग पीरियड क्लोज होने के पहले, शाम को 5 बजे। याद है आपको? पोस्टल बैलेट में कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। हाँ अच्छा, अगर मीटिंग कौन अटेंड कर रहे हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और ऑथराइजेशन शैल बी, याद रखना प्रॉक्सी फॉर्म 48 आवर्स पहले। मैंने लेकिन स्पेसिफिकली आपको बताया था कि ये जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह वो आप मीटिंग के गेट पे भी दिया तो भी चलता है। प्रॉक्सी फॉर्म रिवोक कर सकते हो बच्चों? अरे हाँ है ना? इफ अ प्रॉक्सी हैड बीन अपॉइंटेड फॉर ओरिजिनल मीटिंग एंड सच मीटिंग इज एडजर्न, आप क्या कर सकते हो? अगर एडजर्न मीटिंग, ओरिजिनल मीटिंग की प्रॉक्सी एडजर्न मीटिंग में भी वैलिड रहती है, अनलेस
it is revoked. Unless it is revoked. जो प्रॉक्सी फॉर्म बाद में आता है वो पुराने प्रॉक्सी फॉर्म को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है. Proxy is valid until written notice of revocation has been received by the company before the commencement of the meeting or adjourned meeting as the case may be. Sorry, एक अच्छा पॉइंट है. मतलब रिवोकेशन कब तक कर सकते हो? याद रखना, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो. प्रॉक्सी रिवोक कब तक कर सकते हो? 48 आवर्स पहले तक नहीं, मीटिंग शुरू होने के पहले तक भी आप प्रॉक्सी क्या कर सकते हो? रिवोक कर सकते हो. प्रॉक्सी और मेंबर दोनों मीटिंग अटेंड करते हैं. जैसे ही मीटिंग के वेन्यू पे मेंबर पहुंच गया, प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है. ठीक है, तो इंस्पेक्शन का हो गया. 9 से 6 के बीच में आपको इंस्पेक्शन करना है. अच्छा, आपको अगर एडजन मीटिंग में इंस्पेक्शन करना है तो प्रॉक्सी फॉर्म का, वो एडजन मीटिंग के प्रॉक्सी फॉर्म्स का अगर इंस्पेक्शन करना है, फिर से आपको 3 दिन का क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा. ठीक है. कंपनी को क्या करना है? ऑल द प्रॉक्सी रिसीव्ड बाय द कंपनी शैल बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन द रजिस्टर कैप्ट फॉर दैट पर्पस. कंपलसरी है आपके लिए प्रॉक्सी का रजिस्टर मेंटेन करना, हाँ या ना? और अगर मान लो किसी प्रॉक्सी को आप रिजेक्ट करते हो तो आपका उसका रीजन रजिस्टर में लिखना है कि इस प्रॉक्सी फॉर्म को मैंने रिजेक्ट क्यों किया. चलो बच्चों, अभी हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 105 हो गया. 106 पे आ जाओ. यस. अच्छा, प्रॉक्सी के बारे में टेबल एफ में क्या लिखा है देखो. The instrument appointing the proxy and power of attorney or other authority, if any, which is under which it is signed or a notarized copy of that power of attorney shall be deposited. कब बच्चों? 48 hours before the time of holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or in case of poll not less than 24 hours. करेक्ट है ना? पोल के केस में वो 48 आवर्स के अंदर होता है ना डिमांड करने के, तो पोल के केस में 24 आवर्स पहले भी अगर आपने क्या किया, जमा कराया प्रॉक्सी फॉर्म, तो भी चलता है. मतलब समझा? जैसे ओरिजिनल मीटिंग मैंने अटेंड कर ली, ओरिजिनल मीटिंग में किसी वोट के ऊपर पोल डिमांड हो गया, तो मैं पोल पे वोट करने नहीं आ पाऊंगा. तो ये हमको टेबल एफ एडिशनल बता रहा है. मैं मेंबर हूं, मैंने ओरिजिनल मीटिंग अटेंड की, बट मैं कहां पे नहीं आ पाया? मैं मीटिंग में आया, मीटिंग एडजन हो गई, लेकिन मैं पोल पे वोट नहीं डाल पाऊंगा. तो पोल 48 आवर्स के अंदर होता है, तो 24 आवर्स पहले पोल के मैं प्रॉक्सी फॉर्म जमा कर सकता हूं. अगर मैं खुद साइन कर रहा हूं तो सिर्फ प्रॉक्सी फॉर्म पे मैं साइन कर दूंगा. अगर मेरे बदले कोई मेरा एजेंट साइन कर रहा है तो मुझे उस पावर ऑफ अटर्नी या फिर जो भी मैं ऑथराइजेशन दे रहा हूं उसकी नोटराइज्ड कॉपी मुझे जमा करानी है प्रॉक्सी फॉर्म के साथ. इंस्ट्रूमेंट कौन से फॉर्म में होगा? MGT 11 में. A vote given as per the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or revocation or the transfer of shares. कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रॉक्सी ने अगर एक बार क्या कर दिया, वोट डाल दिया, तो वोट वैलिड हो जाएगा, भले किसी की भी क्या हो गई है, डेथ, इंसैनिटी हो गई. लेकिन no intimation writing of such death, insanity shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting. मतलब मीटिंग शुरू होने के पहले, मतलब किसी मेंबर की डेथ हो गई है, उसके बदले प्रॉक्सी ने वोट डाल दिया है, लेकिन उसकी जो मेंबर की डेथ हो गई है वो कंपनी को पता चलना नहीं चाहिए. कब तक नहीं पता चलना चाहिए? मीटिंग के पहले, मीटिंग कमेंसमेंट के पहले तक. अगर मीटिंग कमेंसमेंट के बाद पता चलता है और उसने वोट डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है. ये पढ़ा था अपने, क्वेश्चन लिखा था. ओके. रतन, आदर्श क्लब लिखे थे सारे क्वेश्चंस? हाँ, तुमने सारे लिखवाए थे ना पेल पेल के मेरे को. चलो, नहीं ये नहीं लिखा था शायद, नहीं लिखा था. रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, सेक्शन नंबर 106 में आ जाओ. इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेंट इन कंपनीज एक्ट, भले कंपनीज एक्ट में कंपनी के आर्टिकल में एक क्लॉज हो सकता है कि जिस शेयर्स के ऊपर क्या नहीं मिले हैं, कॉल नहीं मिले हैं,
In respect of such shares, voting right may be even if any other sum or amount of any member is due towards the company and if the company is exercising lien. करेक्ट है ना? 3 केस में वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. पहला कॉल इन एरियर्स है, कंपनी लियन एक्सरसाइज कर रही है, या फिर एनी अदर सम इज ड्यू. याद है आपको? और इसके अलावा तुम किसी भी ग्राउंड पे वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. चलो नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 107. किसे डील करता है 107? 107 डील करता है हाथ दिखा के वोट करना, शो ऑफ हैंड पे. तो सबसे पहले ये सेक्शन आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होगा? अगर कंपनी को मैंडेटरली पोल पे वोट नहीं करना है, या पोल कॉल नहीं हुआ, या फिर कंपनी को ई वोटिंग देने की जरूरत नहीं है, तब पहली बार में जो भी वोट होगा, अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा नहीं हुआ है, तो वो हमेशा किस पे होगा? शो ऑफ हैंड पे. यस, शो ऑफ हैंड पे कभी भी प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता. उसके बाद पोल पे जब वोट होती है, पोल पे जब वोट होती है तो वोट काउंट होने के बाद चेयरमैन में डिक्लेयर दैट, चेयरमैन डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर करता है? कि वो रेजोल्यूशन पास हुआ है या फिर हार गया है. मोशन वो पास हो गया या फिर वो हार गया. और अगर चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट और इसकी एंट्री कहाँ पे हो गई? मिनट्स बुक. मिनट्स बुक मतलब फाइनल मिनट्स या ड्राफ्ट मिनट्स? ड्राफ्ट मिनट्स बुक में अगर इसकी एंट्री हो जाती है तो दैट शैल बी कंसिडर्ड एज डिसीजन जो है मीटिंग में ले लिया गया. प्राइमा फेसी नहीं दादा, कौन सा एविडेंस? कंक्लूसिव एविडेंस. इज दैट क्लियर? उसके बाद सेक्शन नंबर 108 है, क्या बच्चों? अरे ये प्रॉक्सी के जो रूल 19 में जो थे वो सारे सेकंड स्टैंडर्ड में कवर हो गए ना सारे पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट इज वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन नंबर 108. चलो क्या है बच्चों? कुछ नहीं. कंपनी क्या कर सकती है? रूल्स के थ्रू क्या कर सकती है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोटिंग करवा सकती है. नाउ कम टू द रूल्स एवरीवन. मैं 1 मिनट आया सुसु करके. मैं तो वो सब खत्म कर दूँ. अमेजोन का तो क्या, मेरा 1 साल का रिचार्ज होता है ना, तो वो तो अमेजोन और डिज्नी वो हॉटस्टार. मैं सिर्फ डिसाइड किया कि एक ही चीज़ देखूंगा, सुधीर चौधरी, बस रात को 9 बजे, ब्लैक एंड वाइट. और बाकी सब चीज़ों से मैं क्या करूंगा? मुंह मोड़ लूंगा. अरे बच्चे बर्बाद हो रहे ना यार, कितना गंदगी है यार वो साला. आप ना बस फॉरवर्ड ही करते रहते हो, धड़ धड़ धड़. अब निर्विका इतनी समझदार हो गई, जैसे उसको समझ में आया ना कि हीरो हीरोइन मूड में आ रहे हैं, सीधे बोल देती है आगे बढ़ा दो. मतलब इतनी शर्मिंदगी है यार, ये चीज हम लोग को कब समझ में आई?
अरे भयंकर शर्म आ गई ना भाई, कल रात को मैं आधे घंटे सो नहीं पाया, मालूम है क्या। टीवी एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए घर पे, मतलब क्योंकि इतना खराब था, क्योंकि अपन लोग जब भी थे यार, मुझे अच्छे से याद है 8-9 तक शक्तिमान, महाभारत, रामायण के अलावा कुछ भी नहीं देखा यार मैंने। वो एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन बस। और हमारे यहाँ पे जब मैं 8th में था तो दूरदर्शन के साथ एक साथ हमारी टीवी पे दूरदर्शन और जी टीवी चालू हो गया था। तो मेरे को लग रहा था कि मैं अलग ही लेवल पे रईस बन गया हूँ। फिर 9th में 8-10 चैनल एक साथ आ गए थे। वो केबल ऑपरेटर भाई एकदम करोड़पति बन गया था ना, पहली बार बलौदा बाजार में 8 चैनल एक साथ। ऐसा थोड़ा ना तुम लोग, आप लोग की जनरेशन में तो खैर सन 2002-2004, आप लोग कब कब का बर्थ है आपका? 2001 ना, हाँ। 2004-5 में तो जब आप लोग समझदार हो गए, 6-7 में तो बड़ी बड़ी टीवी आने लगी थी। हम लोग तो इतनी छोटी टीवी याद है बच्चों, पहली बार मेरे घर पे जब मैं, हाँ 14 इंच का टीवी होता था उस समय, इतना छोटा सा, आगे फ्लैट, पीछे इतना बड़ा पिछवाड़ा ना। एनीवे खैर वो भी लाइफ थी, लेकिन आजकल की जनरेशन साला बर्बाद है, कुछ छुपा ही नहीं है ना मुझे, पर्दे में कुछ है ही नहीं। तो बहुत दर्द हो गया कल तो मैं एकदम। एनीवे, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस कौन सा रूल है? ये तो मैंने लाया था ना, ये मैंने यहाँ पे खोला था ना। यार ये तो बोल रहा है 0 रिजल्ट यार। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ सब लोग, दीदी दादा एवरीवन कम टू रूल 20। सबसे पहला, अगर आपकी कंपनी में 1000 या उससे ज़्यादा मेंबर्स हैं, अनलिस्टेड कंपनी है, 1000 या उससे ज़्यादा कोई भी सिक्योरिटी होल्डर है, प्लस आपकी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी मैटर, जो कहाँ पे ट्रांजैक्ट होगा, अरे जो कहाँ पे ट्रांजैक्ट होगा, जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्ट होगा, जिसके ऊपर मेंबर वोट डाल सकते हैं। कंपनी को हर एक मैटर के ऊपर क्या करवानी है, ई वोटिंग करवानी है। हाँ या ना बच्चों? निधि, कौन सी कंपनी बच्चों? निधि। या फिर कौन सी कंपनी बच्चों? और एन एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसका जिक्र कहाँ पे है, सभी आईसीडीआर में, उसको कराने की जरूरत नहीं है। निधि का मतलब बताया यहाँ पे। एजेंसी का मतलब क्या है बच्चों? याद है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑन टेस्टिंग वगैरह का सर्टिफिकेशन लेके बैठी है। एनएसडीएल और सीडीएसएल और एनी अदर एजेंसी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या दिया है, एक सर्टिफिकेट दे के रखा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग का, दैट इज एजेंसी। कट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? नॉट अर्लियर देन 7 days। यस और नो बच्चों? साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट, डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन डिवाइस जो सिक्योर्ड है, किसे सिक्योर्ड है? अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मतलब कोई भी इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस मार नहीं सकता, कोई भी हैक नहीं कर सकता। हैकिंग क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस है ना। ई वोटिंग का मतलब क्या है? कुछ नहीं बच्चों, इट्स अ वोटिंग सिस्टम, इट इंक्लूड्स रिमोट ई वोटिंग एज वेल। और इसमें जो बैलेट पेपर वगैरह डिस्प्ले होते हैं वो सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। प्लस आपका वोट डालते हो वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड सर्वर में रिकॉर्ड होता है विथ एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी। रिमोट ई वोटिंग का मतलब क्या है? घर से बैठ के वोट डालना। सिक्योर्ड सिस्टम का मतलब एक सिस्टम अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो क्या हो जाता है? सिक्योर्ड। अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योर्ड है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, फंक्शंस परफॉर्म कर देता है, और जो भी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं उनको भी कंप्लाई करता है ना। उसके बाद वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस का मतलब क्या है? रिमोट ई वोटिंग के थ्रू या फिर जनरल मीटिंग में आप वोट डाल सकते हो बच्चों ई वोटिंग के माध्यम से। ओके, अब बच्चों अगर आपकी कंपनी क्या करती है, ई वोटिंग सुविधा प्रोवाइड करती है, तो उसको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या करना है, उसको नोटिस ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल या कुरियर, इससे नोटिस भेजना है। याद है आपको? नोटिस को कहाँ पे लगाना है कंपनी की?
वेबसाइट पे भी लगाना है और एजेंसी की वेबसाइट पे भी लगाना है। ये सुनो बच्चों, इमीडिएटली आफ्टर इट इज सेंड टू मेंबर, तो सबसे पहले मेंबर को भेजोगे, उसके बाद वेबसाइट और इस जगह पे डाल दोगे। नोटिस में आपको क्या स्टेट करना है, मैंने आपको बताया था इस बेसिकली यहाँ पे जो ये जो रूल्स बड़े हो गए हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे डिस्क्लोजर्स आप कहाँ पे डाल रहे हो? नोटिस में डाल रहे हो, और नोटिस में तो डाल रहे हो, और आपको पता है जैसे ही आप नोटिस का डिस्पैच कंप्लीट होता है, फोर्थविथली आपको न्यूज़पेपर में भी एक एडवर्टीजमेंट देना है, तो वहां पे आपको क्या करना है बच्चों? बहुत सारी डिटेल्स डालनी है, और दोनों जगह लगभग क्या है, नोटिस में भी और वहां पे भी डिटेल्स क्या है? सेम है। कुछ 7-8 पॉइंट जो कॉमन सेंस के आधार पे हम बोल सकते हैं। सबसे पहला, टाइम शेड्यूल, वोटिंग ई वोटिंग शुरू कब होगी, खत्म कब होगी, कम से कम 3 दिन का अपने को पीरियड देना है। उसके बाद एक और चीज़ बतानी है कि वोटिंग अगर आपका लास्ट डेट के बाद आया तो हम वोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको कट ऑफ डेट बतानी है। उसके बाद ये भी बता, यस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस इंसान का जो हु कैन बी कॉन्टेक्टेड इन द केस ऑफ ग्रीवेंस, यस और नो। उसके बाद ई वोटिंग, लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड डालना है, पासवर्ड बताना है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ जनरेटिंग योर लॉग इन आईडी, आपको ये भी बताना है। उसके बाद कौन कौन से ट्रांजेक्शन आप ई वोटिंग के थ्रू करोगे, आप वो भी बताओगे। यस, वो तो खैर नोटिस में बताओगे आप। और बताओ, ये भी बताओगे कि जो बंदा ई वोटिंग के थ्रू वोट डाल देगा, वो अपना वोट चेंज नहीं कर सकता। एक शेयर के ऊपर आपको क्या मिलेगा? 1 वोट मिलेगा। आप वोट्स को डिफरेंटली भी यूज कर सकते हो, और अगर आपने वोटिंग डाल दिया है ई वोटिंग के थ्रू, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, बट आपको, हाँ अच्छा, लेकिन आप मीटिंग अटेंड करोगे तो आपको कोरम में काउंट किया जाएगा क्या? अगर आपने ऑलरेडी वोट डाल दिया तो आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, बट कोरम में काउंट नहीं करेंगे ना। कोरम में हम उसको काउंट करते हैं जो मीटिंग अटेंड कर सकता है और मीटिंग में वोट डाल सकता है। उसके बाद हाँ, प्रॉक्सी आके क्या क्या, ठीक है। और तो ये सारी चीजें कहाँ पे डालनी है आपको? नोटिस में डालनी। तो ये मैंने आपको जनरल पॉइंट बताया, अगर एग्जाम में आता है तो कॉमन सेंस लगा के भी आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी ओके। उसके बाद आप ये भी बताओ कि क्या आपकी जो मीटिंग होगी उसमें आप सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम देने वाले हो या फिर बैलेट पेपर पे वोट करवाने वाले हो। उसके बाद पूरी प्रोसेस बता दो, ई वोटिंग का कैसे प्रोसेस है आप वो बता दोगे। लॉगिन आईडी प्रोवाइड करो, पासवर्ड वगैरह जनरेट कैसे करना है आप ये बता दो। फिर न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट देना है, कम से कम इमीडिएटली ऑन डिस्पैच ऑफ नोटिस पर मीटिंग के 21 डेज क्लियर डेज पहले। सेम आपको कट ऑफ डेट, ये सारी चीज़ें बतानी है बच्चों। लगभग अपन ने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। ये सुनो बच्चों, ई वोटिंग पीरियड कितने दिन तक खुला रहेगा कम से कम, और बंद कब होगा कंपल्सरी? शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। ये सुनो बच्चों, ओके। और याद रखना, मेंबर जिनके पास इवन फिजिकल फॉर्म में भी शेयर्स हैं वो भी ई वोटिंग में वोट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अगर एग्जामिनर हुआ तो पक्के से क्वेश्चन दूंगा और 90% बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि रूल्स के यहाँ तक कोई आते ही नहीं है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ई वोटिंग का पीरियड खत्म होगा तो वोटिंग क्या हो जाएंगे बच्चों? ब्लॉक्ड हो जाएंगे, हाँ या ना बच्चों? अच्छा, अगर कंपनी ई वोटिंग वही सुविधा जो उसने जनरल रिमोट ई वोटिंग में दी थी, कंपनी वही जनरल मीटिंग में करती है तो ब्लॉक भले ही हो जाएगा, बट ये ई वोटिंग फैसिलिटी ऑपरेशनल कब तक रहेगी? जब तक जनरल मीटिंग में वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेंगे, जो सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, या कोई भी इंसान हो सकता है जिसकी रेपुटेशन है और जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, क्या करवाने के लिए? वोटिंग का वोट्स को जो है काउंट करने के लिए। ये सुनो बच्चों, स्क्रूटनाइजर 1 या 1 साल लोगों की मदद ले सकता है जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ ई वोटिंग फैसिलिटी को चेक करने के लिए। उसके बाद स्क्रूटनाइजर शैल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में लिखा है कि इसका रिटर्न कंसेंट ले लो, ये सुनो बच्चों, एंड बी अवेलेबल। उसके बाद जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में क्या किया जाएगा? वोट डाला जाएगा, ये सुनो बच्चों। अगर वोट या तो बैलेट पेपर से या फिर पोलिंग पेपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आप वोटिंग करवा सकते हो, ये सुनो बच्चों। और जैसे ही वोटिंग खत्म होती है मीटिंग में, जैसी मीटिंग में क्या होती है, वोटिंग
खत्म होगी। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, वोट्स काउंट करेगा, प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक वोट्स थे उनको क्या करेगा, अनब्लॉक करेगा, और मीटिंग खत्म होने के 3 डेज के अंदर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा। किसको, चेयरपर्सन को, या फिर चेयरपर्सन के द्वारा ऑथराइज इन राइटिंग वाले इंसान को। यस और नो। और उसकी जिम्मेदारी क्या है, चेयरपर्सन की जिम्मेदारी क्या है, अगले अगले 7 डेज था कि इमीडिएटली था, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अच्छा एक और चीज, ये जो रिपोर्ट देगा अपनी, स्क्रूटनाइजर जो रिपोर्ट देगा उसमें सब कुछ रहेगा ना, कितने वोट रिसीव हुए, कितने फेवर में थे, कितने अगेंस्ट में थे, कितने इनवैलिड वोट्स थे। ये सुनो बच्चों, हाँ सॉरी, डिक्लेयर कब, रिजल्ट कब डिक्लेयर करना है, 4th विद डिक्लेयर करना है, नॉट 7 डेज। उसके बाद बच्चों जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कैसे वोट डाला, कौन सा वोट डाला, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अच्छा एक और चीज़, जिन लोगों ने रिमोट ई वोटिंग से वोट डाल दिया है वो लोग वापस से जनरल मीटिंग में वोट ना डालें। इसके लिए चेयरमैन के पास क्या होगा, पूरा एक्सेस होगा कि किन लोगों ने रिमोट ई वोटिंग में वोट डाल दिया, इनकी पूरी डिटेल्स होगी। किसके पास बच्चों, स्क्रूटनाइजर के पास होगा, और स्क्रूटनाइजर इसको अपने पास सीक्रेटली मेंटेन करेगा इस डिटेल को। फिर स्क्रूटनाइजर को एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है, अरे हाँ है ना, स्क्रूटनाइजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर। किस चीज़ का रजिस्टर, अरे कितने लोगों ने वोट डाला, कौन सा वोट डाला, फेवर में डाला, अगेंस्ट में वोट डाला, नाम, जितने लोगों ने वोट डाला उनका नाम, एड्रेस, कितने शेयर्स हैं उनके पास, ये सुनो बच्चों। और ये सब कुछ आपको किसको देना है, ये सब कुछ स्क्रूटनाइजर के पास रहेगा। और चेयरमैन को कब मिलेगा ये, जब उस मीटिंग के मिनट्स चेयरमैन क्या कर दे, साइन कर दे। क्यों साइन करने के बाद क्यों देंगे, सीधी बात है, इस रजिस्टर में चेयरमैन कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको वेबसाइट पे लगा दोगे, एजेंसी की वेबसाइट पे लगा दोगे। ये सुनो बच्चों, अगर आपके शेयर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को ही भेज दोगे। ये सुनो बच्चों, और अगर आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट मिल जाते हैं तो आप मान लीजिएगा कि आपका ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हो गया, पास हो गया। इज दैट क्लियर। तो सेकंड स्टैंडर्ड इसके हम कल देखेंगे, और मेरे ख्याल से कल अपन ये चैप्टर क्या करेंगे, खत्म करेंगे इन रिवीजन। चलिए बच्चों प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा।